ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इनविंसिबल डिवाइन डेस्टिनी सिलेक्शन सिस्टम, अध्याय 51। टायर इंपीरियल सिटी तूफान की भेंट चढ़ गई थी। जिस दिन सम्राट अपने पूर्वजों के लिए बलिदान चढ़ा रहा था, युद्ध मंत्री, चीफ ऑफ स्टाफ और कई अन्य अधिकारियों ने आश्चर्यजनक रूप से विद्रोह कर दिया, पूर्वी शहर के द्वार पर उसकी हत्या करने का प्रयास किया। हालांकि उनके विद्रोह को चू युआन ने क्रूरता से दबा दिया और उन्हें कैद कर लिया गया। इससे पहले 6 मंत्रालयों और निषिद्ध सेना ने चू युआन के नेतृत्व में विद्रोह की जांच करने में अनिच्छा दिखाई थी। शायद उन्होंने मान लिया था कि वह इसे बहुत गंभीरता से नहीं लेगा। लेकिन जब शाही आदेश जारी किया गया तो क्या निषिद्ध सेना और 6 मंत्रालय इसकी अवज्ञा करने की हिम्मत करेंगे? ये ध्यान में रखते हुए कि दिव्य क्षमताओं के स्वामी पेंग युआन को सम्राट ने व्यक्तिगत रूप से दबा दिया था, वे शायद ही लहरें बना सकें। चू युआन को पिछले 3 वर्षों की यादें थीं और वह अच्छी तरह से जानता था कि किसने दावू को धोखा दिया था। वह बस उनसे व्यवस्थित तरीके से निपट रहा था। उसने तुरंत लू कियानफू को अपनी सूची में शामिल लोगों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। जब लू कियानफू को यह सूची मिली तो उसका चेहरा गंभीर था। वह जानता था कि सूची में शामिल नाम बर्बाद हो चुके थे। 30वें महीने के 30वें दिन ग्रेट मार्शल काल्डर में 30 साल हो चुके थे। पूर्वी शहर के द्वार पर लड़ाई को 20 दिन बीत चुके थे। धीरे धीरे अदालत के भीतर गहन जांच समाप्त हो गई और अधिकांश साक्ष्य एकत्र किए जा चुके थे। चू युआन ने इस अवसर का उपयोग न केवल विद्रोह करने के इरादे रखने वालों को जड़ से उखाड़ने के लिए किया, बल्कि प्रधानमंत्री से जुड़े बड़ी संख्या में आम लोगों और गुट के सदस्यों को बर्खास्त करने और उनकी जगह अपने लोगों को लाने के लिए भी किया। चू युआन की बर्खास्तगी के बारे में दोनों ने चुप्पी साधे रखी और बीमार होने का दावा किया। इन 20 दिनों के लिए सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए। उनका मूड भयानक था। उन्होंने लियू योंग और पेंग युआन को शांत रहने, अपना समय बिताने और प्रतीक्षा करने का संकेत दिया था। हालांकि यह अप्रत्याशित था कि वे पूर्वी शहर के द्वार पर हत्या का प्रयास करने की हिम्मत करेंगे। न केवल वे शाही जेल में बंद हो गए, बल्कि उन्होंने उस नींव को भी नष्ट कर दिया जिसे बनाने के लिए उन दोनों ने दशकों तक इतनी मेहनत की थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, दाकियान के 4 देश युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हिम्मत है कि वे ऐसे समय में बोलें। चू युआन अपनी शक्ति के शिखर पर है और दावू के लोगों के बीच उसकी छवि एक देवता, दुनिया के उद्धारकर्ता की तरह है। भविष्य में दरबार में कौन उसे चुनौती देने की हिम्मत करेगा? उसकी प्रतिष्ठा पहले से ही कुछ हद तक पिछले सम्राट से आगे निकल चुकी है। यदि पिछला सम्राट राजवंश का संस्थापक था तो चू युआन राजवंश का उद्धार करता है। इस समय शाही शहर के बुर्ज गेट पर एक खूनी झंडा फहरा रहा था और 30,000 दिव्य मार्शल सेना बुर्ज गेट पर दिखाई दी। लाखों नागरिक वहां एकत्र हुए क्योंकि आज फांसी का दिन था और जिन्हें फांसी दी जानी थी वे दरबार के प्रमुख व्यक्ति थे। सभी राजवंशों में, चाहे वह कोई भी राजवंश हो, राजद्रोह सबसे घृणित और गंभीर अपराध है, जिसके लिए संपत्ति जब्त करना, फांसी देना और देशद्रोही के कबीले का सफाया करना दंडनीय है। इन लोगों ने शुरू में मान लिया था कि दावू का पतन एक पूर्व निष्कर्ष था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चू युआन इस अवसर पर उठ खड़ा होगा। इस समय 100 से अधिक लोगों को बुर्ज गेट की ओर ले जाया जा रहा था। वे सभी दावू में जाने माने और कुख्यात व्यक्ति थे। इस सफाई के परिणामस्वरूप पेंग युआन और लियू योंग को पकड़ लिया गया, साथ ही कई मार्क्विस जैसे कि मार्क्विस ऑफ द इटर्नल जॉय, मार्क्विस ऑफ हेयांग और मार्क्विस ऑफ टाइगामाइट को भी पकड़ लिया गया, जो सभी दाकियान के साथ गुप्त संपर्क में थे और दावू के पतन के बाद लूट को कैसे विभाजित किया जाए इस पर चर्चा कर रहे थे। हन्फ, वे लोग दाव के वेतन और लाभ का गुप्त रूप से आनंद ले रहे हैं। दरबार के सबसे कमजोर क्षण में वे वास्तव में एमी के साथ सांठगांठ कर रहे हैं। वे बस मौत को दावत दे रहे हैं। वे सम्राट का खाना खा रहे हैं, सम्राट का काम कर रहे हैं। जैसे ही वे देखते हैं कि दाव मुसीबत में है, वे खुद ही भागने की तैयारी कर लेते हैं। उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन शुक्र है, हमारा नया सम्राट बुद्धिमान और योद्धा है, उसके पास सभी क्षेत्रों में छा जाने की क्षमता है। वह दाव का सौभाग्य है और इससे भी बढ़कर दाव के अरबों आम लोगों का आशीर्वाद है। दोपहर के समय बुर्ज का बंद द्वार जोर से खुला और एक आकृति ड्रैगन रथ की सहायता के बिना धीरे धीरे बाहर निकली। सम्राट आ रहा है। चू युआन, जो 20 दिनों से नहीं आया था, के चेहरे पर एक गहन रहस्य की आभा फैल गई। प्रभुत्व की एक गहरी आभा तुरंत फैल गई। वह मानवता का सर्वोच्च संप्रभु था, मानव जाति का सच्चा राजा, जिसमें एक सम्राट के दबंग और उचित प्रभुत्व के गुण थे। चू युआन आ गया है। पेंग युआन, लियू योंग, अनंत आनंद के मार्क्विस, हेयान के मार्क्विस, टाइगामाइट के मार्क्विस और कुल 180 लोग विद्रोह के इरादे से दाकियान के 4 देशों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इन गद्दारों को मार दिया जाना चाहिए और उनके परिवारों को खत्म कर दिया जाना चाहिए। चू युआन की आवाज़ हर जगह गूंज उठी, और आज मैं जल्लाद बनूंगा। दया, महाराज, हम मानसिक रूप से भ्रमित थे और दाकियान ने हमें धोखा दिया।
अन्यथा हम विद्रोह करने की हिम्मत नहीं करते, भले ही हमें हजारों साहस दिए जाएं। महाराज, जब तक आप हमें इस बार छोड़ देते हैं, हम दावू के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं, चाहे युद्ध में मरना ही क्यों न हो। ... जब बुर्ज गेट पर 100 से ज्यादा लोगों ने सुना कि चू युआन उन्हें मारने जा रहा है, तो उनमें से ज्यादातर फूट फूट कर रोने लगे। वे न केवल कुलीन थे, बल्कि उनके पास मजबूत मार्शल आर्ट कौशल भी थे। दावू के साथ उनका विश्वासघात उसके साथ नष्ट होने की अनिच्छा के कारण था। महाराज, इस समय लियू योन पीला पड़ गया और डर गया। इस बार अपने नौकर को छोड़ दें, इस बार मेरी मेहनत को छोड़ दें, कृपया मुझे इस बार छोड़ दें। मैं आपका घोड़ा और बैल बनने को तैयार हूँ। लियू योन वास्तव में मरना नहीं चाहता था। उसके दिल में गहरी नफरत थी, खासतौर पर प्रधानमंत्री और ग्रैंड गेरल के लिए, जिन्होंने उसे बिना मदद के फांसी के मंच पर जाते देखा। विकल्प: बुर्ज गेट पर लोगों को छोड़ दें, उन्हें नए सिरे से शुरू करने का मौका दें। सिस्टम की शक्ति के तहत वे पूरी तरह से वफादार होंगे और फिर कभी विद्रोह नहीं करेंगे। 100 भाग्य अंक प्राप्त करें। किरिन बैटल आर्मर बनाने की प्रगति प्रतिशत। विकल्प: हर गद्दार को मौत की सजा दी जानी चाहिए, उनकी संपत्ति जब्त कर ली जानी चाहिए और उनके परिवारों को खत्म कर दिया जाना चाहिए, बिना किसी अपवाद के। 100 भाग्य अंक प्राप्त करें। युद्ध भगवान की पकड़ निर्माण प्रगति प्रतिशत। वर्तमान प्रगति 50%। हाँ, कुत्ते सम्राट, अगर तुम मारना चाहते हो तो मार दो, जीत जीतने वाले की होती है। इस बार मैं, पैंग युआन, हारने वाले पक्ष में था। क्या ये सिर्फ मौत नहीं है? मुझे डर नहीं है। पैंग युआन की आंखें लाल हो गई थीं और वह दहाड़ रहा था। मृत्यु में भी मैं अपनी आंखें बंद नहीं करूंगा। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं कि कैसे दाकेन दाव पर आक्रमण करेगा, कैसे वे तुम्हें पदच्युत करेंगे और कैसे वे कब्र में मेरा साथ देने के लिए तुम्हारे कुत्ते का सिर काट देंगे। पैंग युआन, क्या तुम सम्राट की दया की भीख नहीं मांग सकते? मैं वास्तव में मरना नहीं चाहता। अगर लियू योन को रोका नहीं जा रहा होता तो वह पैंग युआन को काटने के लिए दौड़ पड़ता और उसे चुप करा देता। अगर तुम्हारा जानवर जैसा बेकार बेटा न होता तो आज हम ऐसी मुश्किल में न पड़ते। कुत्ता कुत्ते को काटता है, मुंह भर फर। देशद्रोह के लिए फांसी की सजा है। अपने हाथ की एक लहर के साथ चू युआन ने एक कटाक्ष किया और ठंडे स्वर में कहा, दोपहर आ गई है, उन्हें फांसी दो। क्रैक क्रैक क्रैक। शाही फरमान के बाद जल्लाद का ब्लेड बुर्ज गेट पर गिरा। एक एक करके जो लोग आंखें फाड़े मर रहे थे, उनके सिर गर्दन से लुढ़कते हुए गिरे। छोटे सम्राट, तुम शांति से न मरो, तुम बहुत निर्दयी हो। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शाश्वत आनंद के मार्क्विस के रूप में मैंने दुनिया को जीतने के लिए पिछले सम्राट के साथ लड़ाई लड़ी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं आखिरकार तुम्हारे हाथों मर गया। मैं मौत में अपनी आंखें बंद नहीं करूंगा। अगर मैं नरक में जाता हूं तो मैं तुम्हें शाप दूंगा और तुम्हें मौत तक शाप दूंगा। शाश्वत आनंद के मार्क्विस ने दहाड़ लगाई। अगर तुम्हें पता था कि ऐसा होगा तो तुमने ये जोखिम क्यों उठाया? चू युआन ने ठंडे स्वर में कहा, अगर नरक है तो उसे रौंद दिया जाना चाहिए। अगले ही पल उसका सिर लुढ़क गया। चीखना, रोना, चीखना, गाली देना। 100 से ज्यादा सिर काटकर नीचे गिरा दिए गए, जिससे बुर्ज गेट खून की नदी में बदल गया। यह एक भयानक दृश्य था। होस्ट ने चॉइस पूरा कर लिया है, 100 डेस्टिनी पॉइंट प्राप्त किए हैं। वॉर गॉड्स ग्रेस प्रतिशत की प्रगति। होस्ट ने इवेंट पूरा कर लिया है, 2000 डेस्टिनी पॉइंट प्राप्त किए हैं। गॉड्स मॉन्यूमेंट को सील कर दिया है। डेस्टिनी पॉइंट का वर्तमान बैलेंस 350 पॉइंट। जेल सील करने वाले दिव्य सिंहासन स्तंभ, शीर्ष स्तरीय दिव्य कलाकृति। ये प्राचीन कलाकृति महान सम्राट द्वारा तैयार की गई थी, जो नरक पर शासन करता था, देवताओं को कैद करता था। उसकी शक्ति बहुत मजबूत है। दिव्य कलाकृति कौशल 6 प्राचीन स्तंभों का उपयोग करके एक भव्य सरणी बनाता है, जो अपने मार्ग में किसी भी देवता या दानव को मार सकता है, जिससे उसका अपना एक आत्मनिर्भर डोमेन बनता है। चू युआन ने अचानक देखा, सिस्टम स्पेस के अंदर युद्ध देवता की पकड़ के बगल में एक सुस्त ग्रे रंग के 6 प्राचीन भारी स्तंभ दिखाई दिए। इन 6 स्तंभों के बीच में 4 अक्षर, जेल सील करने वाले दिव्य सिंहासन स्तंभ, लिखे थे, जो एक अजीबोगरीब कक्षा में व्यवस्थित थे। प्रत्येक स्तंभ, जो अलग अलग निकाला जाता है, एक मध्य स्तरीय दिव्य कलाकृति की शक्ति रखता है, लेकिन एक साथ उनकी शक्ति भयावह शीर्ष स्तरीय दिव्य कलाकृति के बराबर होती है। ये देखते हुए कि युद्ध सेना शतरंज की बिसात केवल एक निम्न स्तरीय दिव्य कलाकृति है और फिर भी इसमें इतनी भयानक शक्ति है, यह अकल्पनीय था कि एक शीर्ष स्तरीय दिव्य कलाकृति कितनी शक्तिशाली होगी। इस समय मेरिडियन गेट खून से सना हुआ था। कई आत्माएं विलाप कर रही थीं और शाप दे रही थीं। उन्होंने चू युआन को दानव और कसाई कहा। चाहे मैं भगवान हूं या दानव, इंसान हूं या शैतान, तुम न्याय करने के लिए क्या योग्य हो? मेरिडियन गेट पर निष्पादन के पूरा होने को देखने के बाद उसने अपना हाथ हिलाया और लोगों को गेट साफ करने का आदेश दिया। वह मुड़ा और शाही शहर में वापस आ गया।
विद्रोह अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। हालांकि उसने पेंग युआन जैसे लोगों का सिर कलम कर दिया था, फिर भी उसके कई सहयोगी निष्पादन की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसके बाद के दिनों में मेरिडियन गेट पर अनगिनत सिर काटे गए, जिससे लोग डर से कांप उठे। सभी जानते थे कि दावू का वर्तमान सम्राट अपने पूर्ववर्ती से भी अधिक क्रूर था। संपत्ति का निष्पादन और जब्ती। जो कोई भी मेरे देशों के साथ सांठगांठ करके विद्रोह करता था, उसका न केवल सिर काट दिया जाता था, बल्कि उसके परिवारों को खत्म कर दिया जाता था और संपत्ति जब्त कर ली जाती थी। ये कार्य दिव्य मार्शल सेना को सौंपा गया था। कुछ ही दिनों में बड़ी मात्रा में सोना, चांदी और धन जब्त कर लिया गया, जो दावू के कई वर्षों के कराधान के बराबर था। सब कुछ राष्ट्रीय खजाने में डाल दिया गया। शांग महल। चू युआन यहाँ सीधा बैठा था। उसे बाकी चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। लू कियानफू के नेतृत्व में दिव्य मार्शल सेना के साथ सब कुछ अच्छी तरह से संभाला जा सकता था। इस रोमांचक दुनिया में एक शासक को न केवल बुद्धिमान होना चाहिए, बल्कि हमेशा शक्तिशाली भी होना चाहिए। 3000 भाग्य बिंदुओं का उपयोग करके 3 क्षेत्रों को उन्नत करें। चू युआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने दायरे को उन्नत करने के लिए सभी संचित भाग्य बिंदुओं का उपयोग किया। दायरा ही मूल है, शक्ति ही एकमात्र सत्य है, बाकी सब झूठ है। आत्मा क्षेत्र 8 गुना, आत्मा क्षेत्र 9 गुना, आत्मा क्षेत्र 2 गुना। अपने शरीर पर 3 बार चमकती हुई गर्म सुनहरी रोशनी को महसूस करते हुए चू युआन का दायरा तुरंत 3 गुना बढ़ गया। उसने अपना चरित्र पैनल खोला। नाम चू युआन। पहचान दावू का सम्राट। दायरा आत्मा क्षेत्र 2 गुना। साधना तकनीक मानव संप्रभु सूत्र। उपकरण मानव संप्रभु तलवार सुप्रीम ताई पिलफनेस ब्रोक युद्ध सेना शतरंज जेल सीलिंग दिव्य सिंहासन स्टील। दिव्य क्षमताएं महान थंडर तकनीक, महान भक्षण तकनीक, महान युद्ध तकनीक। सिस्टम स्पेस युद्ध की प्रगति भगवान की पकड़ 60% है। दिव्य मशीन तोप के लिए स्तर 1 ब्लूप्रिंट। शीर्षक मानवता के सर्वोच्च थंडर और लाइटनिंग के नियंत्रक भक्षक के पुत्र युद्ध पागल। भाग्य अंक 50 अंक। मुख्य पंक्ति 3 वर्षों के भीतर शाही राजवंश को नष्ट करें, महान गेरल शांगुआन किंग्युन प्रधानमंत्री लियू को मारें, घरेलू सरदारों को मिटा दें, घरेलू बलों को एकजुट करें। यदि पूरा हो गया तो इनाम है, यदि विफल रहा तो आप मर जाएंगे। अपनी विशेषताओं को देखते हुए चू युआन ने सिर हिलाया। उसका राज्य अब सोल रियल डेफोल्ट था, जो दिवंगत सम्राट जितना ही शक्तिशाली था। हालांकि कुछ पहलुओं में वह दिवंगत सम्राट जितना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन अंतर बहुत बड़ा नहीं था। इस विनाश में उसकी सफलता पूरी तरह से उसकी ताकत पर निर्भर थी। महाराज। इस समय लू कियानफू की आवाज आई। भगवान झोंगयोंग अंदर आइए, चू युआन ने कहा। जब लू कियानफू अंदर आया तो वह चू युआन की निगाहों से अचानक चौंक गया। ऐसा लगा जैसे वह अप्रत्याशित खतरों से भरे रसातल में घूर रहा हो। वह जानता था कि सम्राट की ताकत फिर से बढ़ गई है। आपका सेवक आपके महामहिम को अपना सम्मान देता है। लू कियानफू ने अभिवादन किया। भगवान झोंगयोंग, आज आपको इस सम्राट को क्या रिपोर्ट करनी है? चू युआन ने कोई बात नहीं की और लू कियानफू से सीधे पूछा। दरबार में अधिकांश विद्रोहियों का सफाया हो चुका है। निषिद्ध सेना भी हिल गई है। शाही रक्षकों के 8 प्रमुखों में से सभी अब सीधे आपके अधीन हैं। दिव्य मार्शल सेना की सेना भी 50,000 तक बढ़ गई है। उनमें से प्रत्येक आत्मा से बने निडर योद्धा हैं। लू कियानफू ने नवीनतम घटनाक्रम की सूचना दी। 50,000 अभी भी पर्याप्त नहीं है। ये सम्राट 0,000 दिव्य मार्शल सैनिकों की इच्छा रखता है। आपको इस मामले में तेजी लानी चाहिए। युद्ध सेना शतरंज की शक्ति केवल 0,000 की सेना के साथ पूरी तरह से बढ़ाई जा सकती है। चू युआन ने कहा। लॉर्ड झोंगयोंग, हमारे पास नए साल तक 2 महीने से थोड़ा अधिक समय है। दावू के आसपास के इलाकों में अभी भी सैनिकों का खतरा है। दावू के लोगों के लिए एक अच्छा साल बनाने के लिए हमें इन खतरों को खत्म करने की जरूरत है। क्या महाराज अभियान का नेतृत्व करने की योजना बना रहे हैं? लू कियानफू का चेहरा गंभीर हो गया। आपके सेवक ने समझ लिया। आपका सेवक आधे महीने में 0,000 दिव्य मार्शल सैनिकों की भर्ती करेगा, जिससे महाराज जल्द से जल्द अभियान शुरू कर सकें। दिव्य मार्शल सेना की भर्ती के अलावा जब्ती के बाद हमने न केवल 1 टन सोना और चांदी प्राप्त की, बल्कि अनगिनत सैन्य आपूर्ति भी हासिल की। इसमें राष्ट्रव्यापी संसाधनों से खरीदी गई चीजें भी शामिल हैं। यहाँ वह चेकलिस्ट है जिसकी महाराज को आवश्यकता है। लू कियानफू ने मोटी चेकलिस्ट चू युआन को थमा दी। पूरे राष्ट्र की ताकत के साथ हम केवल 100 से कुछ अधिक दिव्य मशीन तोपें ही बना सकते हैं। विनाश के प्राचीन हथियारों की नकल करना वास्तव में कठिन है। यद्यपि 100 दिव्य मशीन तोपें शक्तिशाली हैं, लेकिन यह सम्राट कम से कम 1000 की मांग करता है। केवल यही एक दुर्जय बल बना सकता है। यह अभी भी बहुत दूर है। चू युआन ने अपना सिर हिलाया। राष्ट्रीय खजाने में अभी भी बहुत सारा सोना और चांदी है। क्या ऐसा है कि हम अब कोई खरीद नहीं कर सकते?
लौह मिश्र धातु कोई समस्या नहीं है, लेकिन सबसे दुर्लभ संसाधन उल्कापिंड का महीन सोना है। यह आम व्यापारिक फर्मों में शायद ही कभी पाया जाता है। लू कियानफू ने सच्चाई से बताया, मैंने कुछ समय पहले इन्फिनिट ट्रेडिंग कंपनी से संपर्क किया था, अन्य वस्तुओं के लिए एक एक्सचेंज डील का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्होंने अपने दरवाजे बंद रखते हुए सभी व्यापार बंद कर दिए। मैंने सुना है कि चेयरमैन का एक्सीडेंट हो गया है। इन्फिनिट ट्रेडिंग कंपनी स्पिरिट पिल्स की तलाश कर रही है और उसने राजधानी के बाहर बड़ी संख्या में कर्मचारियों को तैनात किया है, जैसे कि वे मुख्यालय से मदद मांगने जा रहे हों। ओह, ऐसा हुआ। चू युआन जानता था कि दावू में इन्फिनिट ट्रेडिंग कंपनी की शाखा सिर्फ एक सहयोगी थी। उनके व्यवसाय कई देशों में फैले हुए थे। जैसा कि अफवाह थी, वहां असली दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ तैनात थे। इन्फिनिट ट्रेडिंग कंपनी में कई अज्ञात दिव्य वस्तुएं पाई जा सकती थीं। वास्तव में उल्कापिंड के महीन सोने की कमी इसकी कुल मात्रा के कारण नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उल्कापिंड गैसस्थलीय थे। दिव्य शक्ति के बिना कोई इसे प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन मुझे नहीं पता कि कौन सी विशेष दुर्घटना हुई। अनंत ट्रेडिंग कंपनी के अलावा बड़ी मात्रा में उल्कापिंड के महीन सोने को प्राप्त करना असंभव है। लू कियानफू ने कहा, ऐसा लगता है कि मुझे व्यक्तिगत रूप से अनंत ट्रेडिंग कंपनी का दौरा करना होगा। चू युआन ने शांति से कहा, अभियान निकट है, हम दिव्य मशीन तोप के निर्माण में देरी नहीं कर सकते। इसके अलावा मुझे टायर सेना को प्रशिक्षित करने के लिए बड़ी मात्रा में औषधीय जड़ी बूटियों की आवश्यकता है, जिन्हें अनंत ट्रेडिंग कंपनी से खरीदा जाना चाहिए। हालांकि मुझे नहीं पता कि अनंत ट्रेडिंग कंपनी के अध्यक्ष के साथ क्या हुआ है, यह मेरे क्षेत्र में है। मुझे इसका ध्यान रखना होगा। अगर हम इस बार अनंत ट्रेडिंग कंपनी की समस्या को हल कर सकते हैं, तो निम्नलिखित लेन देन पर बातचीत करना आसान हो सकता है। लेकिन मेरी पिछली यात्रा के दौरान इन्फिनिट ट्रेडिंग कंपनी ने मेहमानों को वापस भेज दिया और मैं उनके गेट के अंदर भी नहीं गया। मुझे डर है कि वे महामहिम से नहीं मिल पाएंगे। लू कियानफू थोड़ा चिंतित था कि चू युआन को वापस भेज दिया जाएगा। क्या मजाक है, वे मेरे क्षेत्र में व्यापार करते हैं। ये राजधानी शहर पूरी तरह से मेरा है और ज़मीन भी मेरी है। उन्हें मेरे नियमों का पालन करना चाहिए। चू युआन ने अपनी उदासीनता व्यक्त की। अनंत कंपनी ने बहुत बड़ा कारोबार किया। ये दाव के शाही शहर की सबसे चहल पहल वाली गलियों में स्थित थी और सबसे बेहतरीन जगह पर स्थित थी। रॉयल पैलेस से निकलने के कुछ ही समय बाद चू युआन ने आगे एक बड़ी इमारत देखी। इमारत बहुत ऊंची थी, सोने और ज़ेडपुर से भव्य रूप से सजी हुई थी। खासकर इमारत के सामने चू युआन ने पट्टिका पर अनंत कंपनी शब्द लिखे हुए देखे। चू युआन ने अनंत कंपनी के इन 4 शब्दों में एक अनंत अवधारणा देखी। ऐसा लगा जैसे वह ब्रह्मांड में था। आकार में अनंत, विशालता में अनंत। यह अनंत कंपनी सरल नहीं है, अनंत गहरा है। हर कोई अनंत शब्द को नियंत्रित नहीं कर सकता। चू युआन ने गंभीरता से सोचा। यह उस समय शाम थी और तार्किक रूप से कहें तो यह सबसे व्यस्त समय था, लोगों और व्यवसाय से भरा हुआ। हालांकि अनंत कंपनी का विशाल दरवाज़ा कसकर बंद था। वहां कोई ग्राहक नहीं था। ये सुनसान था। बाहर सिर्फ 2 पहरेदार थे। इन 2 पहरेदारों की ताकत वास्तव में दिव्य क्षमताओं के पहले स्तर पर थी। वे दावू में सेना का नेतृत्व कर सकते थे, लेकिन यहां उन्हें दरवाजे के पहरेदार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। रुको, अनंत कंपनी कुछ दिनों के लिए बंद हो गई है। हम कोई काम नहीं कर रहे हैं। कृपया तुम दोनों वापस जाओ। जैसे ही चू युआन और लू कियानफू अनंत कंपनी के पास पहुंचे, दोनों पहरेदारों ने ठंडे चेहरे के साथ उन्हें रोक दिया। हालांकि उन्हें एहसास हुआ कि उनके सामने 2 लोगों की पहचान सरल नहीं थी, फिर भी उन्होंने उन्हें जाने नहीं दिया। ओह, क्या मुझे जाने की अनुमति नहीं है? चू युआन ने उदासीनता से कहा। अनुमति नहीं है, किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। दोनों पहरेदारों ने उन्हें रोक दिया। ये कंपनी का आदेश है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? ये स्वयं दाव का सम्राट है। तुरंत घुटने टेक दो। लू कियानफू ने सख्ती से डांटा। उसे भी पहले आने पर रोका गया था, लेकिन कोई उसका अपमान कर सकता है, लेकिन चू युआन का अपमान बिल्कुल नहीं कर सकता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, किसी को भी इसकी अनुमति नहीं है। दोनों पहरेदारों के मुंह से शब्द निकले ही थे कि उनके चेहरे अचानक बदल गए। आप दावू के भगवान हैं। भले ही उन्होंने चू युआन को नहीं देखा था, इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने चू युआन के बारे में नहीं सुना था। इस आदमी ने कुछ समय पहले ही सिंहासन संभाला था, लेकिन उसने उल्लेखनीय मौनता दिखाई है, परिवारों को नष्ट कर दिया है और शाही शहर में इतने लोगों को मार डाला है कि यह एक आम भयावह दृश्य बन गया है। चूंकि आप जानते हैं कि यह महामहिम हैं जो आए हैं, इसलिए आप जल्दी से घुटने टेककर महामहिम का अभिवादन न करें, तुरंत हट जाएं। लू कियानफू ने ठंडे स्वर में कहा। सम्राट अमर रहें। दोनों गार्ड चौंक गए और पीछे हटते रहे। वे जल्दी से घुटनों के बल बैठ गए। लेकिन यह अनंत कंपनी के शीर्ष स्तर से एक आदेश है। किसी को भी कंपनी में घुसने की अनुमति नहीं है, नहीं हमें। आप दोनों पीछे हटें, मैं महामहिम का स्वागत करूंगा।
इस समय एक बूढ़े आदमी की आवाज़ सुनाई दी और तुरंत बाल और दाढ़ी वाले एक बूढ़े आदमी ने कमरे से बाहर आकर कहा, अनंत कंपनी। 2 गार्डों को विदा करने के बाद वह चू युआन के पास आया। बूढ़ा आदमी अनंत कंपनी का उपाध्यक्ष है, बाई हुआ। महामहिम ने दौरा किया है, लेकिन हमारी अनंत कंपनी अच्छी तरह से तैयार नहीं है। मुझे आशा है कि महामहिम हमें क्षमा करेंगे। बाईहुआ नाम के उपाध्यक्ष ने आते ही चू युआन का अभिवादन किया और विनम्रता से कहा, हालांकि हमारी अनंत कंपनी ने वास्तव में कुछ समस्याओं का सही ढंग से समाधान किया है और हम किसी भी अतिथि को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अगर महाराज को कोई परेशानी है तो क्यों न हमारी अनंत कंपनी के इस समस्या को हल करने का इंतजार करें और फिर से आएं। अगर महाराज को कोई परेशानी होती है तो हमारी अनंत कंपनी क्षतिपूर्ति करने को तैयार है। चूंकि महाराज यहाँ हैं, इसलिए वे खाली हाथ नहीं जा सकते। लुकियानफू ने कहा, मुझे पता है कि आपकी अनंत कंपनी मुश्किल में है, इसलिए इस बार मैं सिर्फ सौदेबाजी करने के लिए नहीं बल्कि आपकी चिंताओं को दूर करने के लिए भी यहाँ आया हूँ। चू युआन ने अपना हाथ उठाया, मैंने सुना है कि आप अपनी अनंत कंपनी के अध्यक्ष के लिए स्पिरिट पिल की तलाश कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपकी कंपनी में कोई बहुत बीमार है। महाराज को भी इस बारे में पता है। बाईहुआ ने आश्चर्य से कहा, मेरे क्षेत्र में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बारे में मुझे जानकारी न हो। चू युआन के शब्दों ने बाईहुआ के चेहरे को बदल दिया। अर्थ स्वयं स्पष्ट था, दावू शाही शहर उसका क्षेत्र था। भले ही वे शक्तिशाली थे, फिर भी उन्हें वश में किया जाना चाहिए और उन्हें उसके सामने बहुत घमंडी नहीं होना चाहिए। अगर चू युआन ने अभी अभी सिंहासन संभाला होता तो वे उसे गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन अब चू युआन न केवल दावू का सम्राट है बल्कि वह एक अद्वितीय शक्ति भी है। महामहिम बुद्धिमान है। हाँ, हम वास्तव में एक आत्मा की गोली की तलाश कर रहे हैं। बाईहुआ ने स्वीकार किया, मुझे आश्चर्य है कि क्या आपको यह मिल गया है। यदि नहीं तो मेरे पास एक उपाय है जो आपकी चिंताओं को कम कर सकता है। चू युआन ने हल्के से कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कंपनी में कौन बीमार है, वे मेरी दवा से ठीक हो सकते हैं। क्या महामहिम के पास वास्तव में ऐसा कोई उपाय है? बाईहुआ अचानक उत्साहित हो गया। हम्फ, चेयरमैन बाई, क्या आप वास्तव में दावू के सम्राट की बातों पर विश्वास करते हैं? अचानक एक ठंडी खर्राट आई। वहां एक और व्यक्ति आ रहा था, एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जिसका चेहरा बहुत ठंडा था। उसने कहा, क्या मेरी अनंत कंपनी जिन समस्याओं को मुश्किल से हल कर सकती है उन्हें दावू हल कर सकता है? मुझे विश्वास नहीं होता। दावू के सम्राट, बेहतर होगा कि आप वापस चले जाएं। यदि आप दावू के सम्राट हैं तो आप मेरी अनंत कंपनी के मामलों का प्रबंधन नहीं कर सकते। हम आपके लोग नहीं हैं। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति विद्रोही था। उसकी आंखों में चू युआन के लिए कोई सम्मान नहीं था और वह उसे बिल्कुल भी सम्राट नहीं मानता था। आखिरकार अनंत कंपनी का व्यवसाय पूरी दुनिया में फैला हुआ है और उनके पास जो ताकत है वह साधारण शाही राजवंशों के बराबर नहीं है। अभिमानी, तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महामहिम से इस तरह बात करने की? लुकियानफू ने गुस्से से कहा। होंगली, पीछे हटो। बाईहुआ चिल्लाया, महामहिम, होंगली हमारी अनंत कंपनी की गार्ड टीम के कप्तान हैं, कृपया उनकी बदतमीजी को क्षमा करें। अनंत कंपनी न केवल दाव की सबसे बड़ी कंपनी है बल्कि कई पड़ोसी देशों की भी सबसे बड़ी कंपनी है। हर दिन असंख्य माल आयात निर्यात होते हैं। स्वाभाविक रूप से उनके पास एक मजबूत ताकत है। उनके सामने इस होंगली की ताकत दिव्य क्षमताओं के 9वें स्तर तक पहुंच गई है। दिव्य क्षमताओं के 9वें स्तर के साथ कोई पहले से ही शाही गार्ड के प्रमुख होने के योग्य है। क्या आपको मेरी क्षमता पर संदेह है? चू युआन के बोलते ही एक सर्वोच्च राजसी दूर चला गया। इस राजसीपन से प्रभावित होकर बाईहुआ भी कुछ कदम पीछे हट गया। उसके चेहरे पर आश्चर्य और अविश्वास दिखाई दिया। उसने जल्दी से कहा, ईमानदारी से कहूं तो जो मुसीबत में है वह हमारी अनंत कंपनी का अध्यक्ष है जो दावों और कई अन्य देशों का प्रबंधन करता है। उसकी चोट एक गंभीर बिंदु पर पहुंच गई है, खतरनाक रूप से पतन के करीब। वर्तमान में हम इसे केवल अस्थायी रूप से दबा सकते हैं। हमने पहले ही किसी को मुख्यालय भेज दिया है, लेकिन मुख्यालय बहुत दूर है, हमें नहीं पता कि कब तक। अब हम केवल आत्मा की दवा के साथ उसके जीवन को लंबा कर सकते हैं। वह पहले यह नहीं कहना चाहता था, लेकिन जब उसने चू युआन की आंखों में देखा तो वह कुछ भी नहीं छिपा सका। मैं समझ गया। चू युआन ने सिर हिलाया। जिन लोगों को आप मुख्यालय भेज रहे हैं उन्हें जाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास जो दवा है वह आपके अध्यक्ष को बचाने के लिए है। लॉर्ड कियानफू, उनके दरवाजे पर जीवन बचाने के मामलों में देरी नहीं की जा सकती। हाँ महाराज। उसका आदेश पाकर लॉर्ड कियानफू जाने वाले थे। रुको, अभी हमारे अध्यक्ष का शरीर बहुत कीमती है और वह थोड़ी सी भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी अनुमति के बिना कोई भी अंदर नहीं जा सकता। होंगली ने उन्हें रोक दिया। बाहर निकलो। होंगली के बार बार अवरोध से लू कियानफू बहुत नाराज हो गया। हम क्या दाव सम्राट है? वह एक गिरते हुए देश का राजा है। किसी भी दिन उसका देश मिट सकता है। मेरे हिसाब से आपके हाथ में जो कुछ भी है उसका कोई महत्व नहीं है।
मुझे आप पर विश्वास नहीं होता। आपके पास ऐसी कौन सी दवा है जो राष्ट्रपति को ठीक कर सकती है? होंग ली ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। उसने बाई हुआ की ओर देखा, हालांकि बाई हुआ उसे संकेत देती रही, लेकिन उसने बाई हुआ को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। उसने एक बार फिर अपने मुंह से एक अहंकारी आवाज निकाली, दाव के सम्राट, मैं आज आपको अंदर नहीं आने दूंगा। आप क्या कर सकते हैं? आप बहुत अहंकारी हैं। चू युआन ने हल्के से कहा, आपके पैरों के नीचे की जमीन मेरी है। आपको क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए? इन्फिनिट कंपनी के पास गार्ड टीम का ऐसा कप्तान है। ये बेहद मूर्खतापूर्ण है। मैं बेवकूफ़ हूँ। तुम मुझे बेवकूफ़ कह रहे हो? होंग ली क्रोधित हो गया। उसने दिव्य क्षमताओं के 9वें स्तर तक प्रशिक्षण लिया था, वह मूर्ख कैसे हो सकता है? इसके अलावा वह अनंत वाणिज्य संघ से आया था, जिसका दर्जा दाओ इंपीरियल गार्ड के प्रमुख से कम नहीं था। उसके पास अपार संसाधन थे। वह चू युआन द्वारा उसे मूर्ख कहे जाने को कैसे बर्दाश्त कर सकता था? अब जाकर उसने चू युआन को अच्छी तरह से परखा। हालांकि यह अफवाह थी कि पेंग युआन उसका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन वह देख सकता था कि चू युआन ने अभी तक दिव्य क्षेत्र प्राप्त नहीं किया है। उसके स्तर का कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे पेश आ सकता है जो दिव्य क्षमताओं के 9वें स्तर तक पहुंच गया है? उसे कुछ हद तक अविश्वसनीय बनाते हुए उसे लगा कि यह पूरी तरह से बेतुका है। मूर्खता डरावनी नहीं है, लेकिन आपकी आत्म जागरूकता की कमी भयावह है। चू युआन आगे बढ़ा, अपनी बड़ी आस्तीन को लहराते हुए उसने बिजली की गति से थप्पड़ मारा। थप्पड़! होंग ली चू युआन को आगे आते हुए देखा, लेकिन अगले ही पल एक जोरदार थप्पड़ की आवाज आई। इससे पहले कि हांग ली कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, उसका लंबा शरीर उड़ गया, मुख्य द्वार से टकराने से पहले कई बार घूम गया। अपने सूजे हुए दाहिने गाल को पकड़ते हुए हांग ली को एक क्षण के लिए स्तब्ध कर दिया गया। जब वह होश में आया तो उसने चिल्लाया, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? मैंने तुम्हें न मारकर पहले ही तुम पर दया दिखाई है, अब बाहर निकल जाओ। तमाचा! चू युआन फिर से निर्णायक रूप से आगे बढ़ा, और इस बार हांग ली पूरी तरह से सतर्क था। लेकिन जैसे ही उसके शरीर पर आभा क्षेत्र इकट्ठा होना शुरू हुआ, वह टूट गया और एक और थप्पड़ उसके बाएं गाल पर लगा। आह, मेरा चेहरा! हांग ली दर्द से चिल्लाया। वह अनंत वाणिज्य गिल्ड की रक्षा टीम का कमांडर था और फिर भी उसे लगातार 2 बार थप्पड़ मारे गए, जिससे उसे पूरी तरह से अपमानित होना पड़ा। भले ही उसे मारने वाला कोई देश का शासक हो, अगर यह बात बाहर आ जाती तो वह अनंत वाणिज्य संघ में हंसी का पात्र बन जाता। धमाका! उसने अपनी दिव्य क्षमताओं के 9वें स्तर की पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया। एक मैग्मा जैसी आभा निकली, जिसके साथ एक बहुत बड़ा ज्वाला मंत्र भी था। लेकिन चू युआन स्थिर रहा। जब होंग ली ने उस पर हमला किया तो चू युआन ने एक बार फिर अपना हाथ उठाया। इस हथेली में एक अमर योद्धा आभा थी, जो युद्ध के देवता के समान थी। उसका युद्ध का हाथ नीचे आया, जिसने बिना किसी प्रयास के होंग ली के ज्वाला मंत्र को तोड़ दिया और तुरंत होंग ली के शरीर को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। चू युआन ने होंग ली को पकड़ लिया और उसे आगे की ओर फेंक दिया, बेरहमी से उसे बंद मुख्य द्वार में पटक दिया, अपने शरीर का इस्तेमाल एक बैटरिंग रैम की तरह किया और एक जोरदार विस्फोट के साथ गेट को उड़ा दिया। क्या दिव्य क्षमताओं के 9वें स्तर पर एक शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ ईव होंग ली अपने हाथों में शक्तिहीन है? वह पैरों से भी ज्यादा शक्तिशाली है। बाईहुआ को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि चू युआन ने पेंग युआन से जो निपटा था वह दिव्य क्षेत्र के केवल 6ठे स्तर पर था, लेकिन अब वह 10वें स्तर पर पहुंच गया है। भयभीत होकर उसने जल्दी से कहा, कृपया शांत हो जाए महाराज, मैं आपसे मरते दम तक लड़ूंगा। हालांकि होंग ली ने दिल दहला देने वाली दहाड़ लगाए। मूर्खता डरावनी नहीं है, सबसे भयानक है अपनी मूर्खता को न जानना। चू युआन ने गंभीरता से आह भरी। महामहिम दाओ, हमारे संघ ने आपके साथ वह शिष्टाचार नहीं अपनाया जिसके आप हकदार हैं और आपको अपमानित किया है। मुझे विश्वास नहीं होता कि महामहिम हमारे संघ में सिर्फ स्पिरिट की गोलियां और औषधियां देने के लिए आएंगे। शायद आप हमारे साथ व्यापार करना चाहते हैं। बाईहुआ, कृपया महामहिम को अंदर बुलाएं। अचानक अनंत वाणिज्य संघ के भीतर से एक महिला की आवाज गूंजी। उसकी आवाज कठोर थी, लेकिन उसमें एक तरह की कमजोरी थी। हाँ अध्यक्ष, बाईहुआ ने सम्मानपूर्वक कहा, कृपया अंदर आएं महामहिम। चून की अध्यक्ष ने माफी मांग ली है, इसलिए हम अभी के लिए बीती बातों को भूल जाएंगे। मार्क्विस झोंगयोंग, अध्यक्ष से मिलने के लिए मेरे साथ आइए। चू युआन ने अनंत वाणिज्य संघ को बुलाया। थोड़ी देर में बाईहुआ चू युआन को संघ में उस स्थान पर ले गया जो विशेष रूप से मेहमानों के मनोरंजन के लिए था। जैसे ही चू युआन ने कदम रखा, उसे औषधीय जड़ी बूटियों की खुशबू आई। एक पत्थर की मेज के पार एक महिला बैठी थी जो 30 साल की लग रही थी। उसका व्यवहार बौद्धिक और संयमित था, एक आकर्षक और प्रभावशाली व्यक्तित्व था। हालांकि महिला का व्यवहार बहुत बढ़िया था, चू युआन उसकी आंखों में गहरी थकान देख सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके लिए बोलना एक बोझ था। यह अनंत वाणिज्य गिल्ड की दावू शाखा की अध्यक्ष थी। दिव्य क्षमताओं से परे, लेकिन अभी तक दिव्य क्षेत्र के शिखर पर नहीं, आधा कदम भगवान पीकर।
5 महान राजवंशों में से एक आधा कदम भगवान पीकर एक शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ भी था। हमारा धमाकेदार स्वागत हमारी गलती थी। बाय हुआ, जल्दी से चाय लाओ, महामहिम से माफी मांगो। अध्यक्ष की आवाज़ बहुत मधुर थी, लेकिन उसकी आवाज़ में बीमारी को छिपाया नहीं जा सका। मैं इस दावू शाखा की अध्यक्ष हूँ, जी फुलिंग। जैसे ही उसने बात की, बाई हुआ ने कई कप चाय लाकर मेज पर रख दी। महाराज, कुछ बातें हैं जो मैं आपसे नहीं छिपाऊंगा। मैं बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी था, गॉड पीकर दायरे में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। मेरी आत्मा अब टूटे हुए कांच की तरह है, किसी भी पल ये पूरी तरह से ढह सकती है। अगर गिल्ड में बड़ी संख्या में स्पिरिट पिल्स न होती तो मैं अब तक नहीं टिक पाता। जी फुलिंग ने आगे कहा, अगर मुझे मुख्यालय में अपनी आत्मा की चोटों को ठीक करने के लिए दवा मिल भी जाती है तो भी मैं अपंग हो सकता हूँ, अपने जीवन काल में गॉड पीकर दायरे में घुसने में असमर्थ हो सकता हूँ। चू युआन ने सिर हिलाया। वास्तव में गॉड पीकर दायरे में घुसना मुश्किल था, इसे सबसे योग्य व्यक्ति के जीवित रहने के रूप में वर्णित किया गया था। और एक बार आत्मा घायल हो जाने पर इसे ठीक करना शरीर को ठीक करने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। इसके अलावा मेरी वर्तमान स्थिति के आधार पर मुझे डर है कि मैं तब तक नहीं टिक पाऊंगा जब तक कि मुख्यालय से कोई नहीं आ जाता। अगर महामहिम मेरे साथ कोई व्यापारिक सौदा करना चाहते हैं तो भी मैं इसे संभालने की स्थिति में नहीं हूं। जी फुलिंग के बोलते ही उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी मंद हो गई। मेरे पास एक तरीका है। चू युआन ने अपनी चाय नहीं पी, लेकिन शांति से जवाब दिया, मुझे यकीन है कि आपको जरा भी नुकसान नहीं होगा और कोई छिपी हुई चिंता नहीं रहेगी। क्या वाकई ऐसी कोई चमत्कारी आत्मा की गोली है? जी फुलिंग को यह विश्वास करना थोड़ा मुश्किल लगा। अगर वाकई ऐसी कोई आत्मा की गोली है तो मुझे आश्चर्य है कि महामहिम दाओ को किन शर्तों की आवश्यकता है। मैं यहाँ अनंत वाणिज्य गिल्ड के साथ व्यापार करने आया हूँ, चू युआन ने कहा। उसके हाथ में एक चमक के साथ एक प्राथमिक उपचार औषधि दिखाई दी जो गॉड पीकर दायरे के नीचे सभी चोटों को ठीक कर सकती थी। ये चीज होंगली, जो पूरी तरह से अस्त व्यस्त था, भी यहाँ था। चू युआन के हाथ में जहर की तरह फूटती हुई औषधि को देखकर उसने फिर से कहा, क्या तुम चेयरमैन को जहर देने की कोशिश कर रहे हो? तुम अज्ञानी हो, तुम क्या जानते हो? कोई आश्चर्य नहीं कि महामहिम ने तुम्हें मूर्ख कहा, लुकियान ने ठंडे व्यंग्य के साथ कहा। विकल्प, जी फुलिंग का इलाज करने के लिए प्राथमिक उपचार औषधि का उपयोग करें और 0 भाग्य अंक प्राप्त करें, जी फुलिंग का पक्ष प्राप्त करें और भविष्य के किसी भी सौदे में पहल करें। विकल्प, मुड़ें और चले जाएं, जी फुलिंग को आत्मा विनाश करने दें और 0 भाग्य अंक प्राप्त करें। इन 2 विकल्पों को देखने के बाद चू युआन ने खुद के लिए निर्णय नहीं लिया, लेकिन जी फुलिंग से कहा, मैं इस आइटम के साथ अध्यक्ष जी की किसी भी चोट को ठीक कर सकता हूं, लेकिन अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। आखिरकार आपके जीवन और मृत्यु का मुझसे कोई संबंध नहीं है। हम अभी भी एक नए अध्यक्ष के साथ व्यापार कर सकते हैं। उसने जी फुलिंग को चुनने दिया। अगर जी फुलिंग ने उस पर विश्वास नहीं किया और सोचा कि यह जहर है, तो क्या वह जी फुलिंग को बांध सकता है, उसके मुंह को खोल सकता है और उसे डाल सकता है? जाहिर है नहीं। अगर यह चीज वास्तव में आपके महामहिम के दावे के अनुसार काम करती है तो जोखिम लेने में क्या बुराई है? मृत्यु की प्रतीक्षा करने के बजाय मैं आप पर विश्वास करना चुनता हूं। जी फुलिंग सिर्फ अपनी साधना के कारण ही नहीं, बल्कि अपनी निर्णायकता के कारण भी अध्यक्ष बन सकती थी। एक देश का शासक होने के नाते वह उसे कैसे जहर दे सकता था जो बस मौत का इंतजार कर रही थी? वह ये विश्वास करना चाहती थी कि चू युआन उसे किसी सौदे के लिए बचा लेगा। अब वह बस तिनके का सहारा ले रही थी। उसने चू युआन के हाथ से उपचार औषधि ली, अपना सिर उठाया और उसे पी लिया। तुरंत उसके शरीर में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए। जिस क्षण जी फुलिंग ने शुरुआती उपचार औषधि ली, उसके शरीर से एक पन्ना रंग की उपचार आभा उभरी जो ठीक होने का सार थी। उसकी आंखों में निराशा लगभग तुरंत ही ठीक हो गई। जीवन और मृत्यु के बीच का विकल्प, चू युआन ने वह विकल्प जी फुलिंग को दिया। वह भाग्यशाली थी चू युआन पर विश्वास करने और जीवित रहने का विकल्प चुनने में। मैं ठीक हो गई हूँ। शक्ति के अचानक उछाल ने जी फुलिंग को संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया। अपनी स्थिति को समझते हुए वह अचानक खड़ी हो गई और बोली, महाराज, ये किस तरह की औषधि है? इसने मेरी आत्मा की क्षति को पूरी तरह से ठीक कर दिया है और मैं पहले से अलग महसूस नहीं करती हूँ। इसके अलावा मेरी पिछली असफल सफलता ने मुझे और भी मजबूत बना दिया है। वह बस इस पर विश्वास नहीं कर सकी। उसने इस बार सही दांव लगाया। चू युआन द्वारा लाई गई औषधि बहुत चमत्कारी थी, जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं था। अनंत वाणिज्य संघ में भी ऐसा खजाना नहीं मिल सकता था। इसका मूल्य लगभग अथाह था। यह एक उपचार औषधि है। चू युआन ने उदासीनता से कहा, प्रेसिड फुलिंग, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। डिंग, मेजबान ने विकल्प 1 पूरा कर लिया है और 100 भाग्य अंक प्राप्त किए हैं। महाराज ने मुझसे झूठ नहीं बोला, यह एक विश्व स्तरीय दुर्लभ वस्तु है।
जी फुलिंग ने कहा, यदि ये किसी भी चोट को ठीक कर सकता है तो क्या ये पूरी दुनिया में सनसनी नहीं फैलाएगा, जिसमें अनगिनत मजबूत लोग इसके लिए पागलों की तरह होड़ करेंगे। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि एक बार जब यह बाहर आ जाएगा तो कितना सदमा लगेगा। प्रेसिड फुलिंग, आपको खुश होना चाहिए कि आपने ईश्वर स्पॉटिंग चरण को पार नहीं किया है, अन्यथा उपचार औषधि भी मदद नहीं करेगी। चू युआन ने कहा, यह केवल ईश्वर स्पॉटिंग चरण से नीचे की चोटों को ठीक कर सकता है, यह ऊपर अप्रभावी है। जी फुलिंग इसके पीछे के अर्थ को समझने में चतुर थे। मार्शल आर्टिस्ट जितना मजबूत होता है, उसका जीवन स्तर उतना ही ऊंचा होता है और उसे उतनी ही उन्नत सामग्री की आवश्यकता होती है। इससे उसका सदमा थोड़ा कम हुआ, लेकिन फिर भी यह अविश्वसनीय था। खासकर ये तथ्य कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं था, बहुत भयावह था। उसने अपना भाव बदला, मुझे आश्चर्य है कि महाराज के पास इनमें से कितने पोषण हैं। मैं इसे खरीदने के लिए भारी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। महाराज को मेरे अनंत वाणिज्य संघ की भयानक संपत्ति और हमारे पास मौजूद संसाधनों के बारे में पता होना चाहिए जो दूसरों को नहीं मिल सकते। वह पोषण से अपनी आंखें नहीं हटा पा रही थी। हर तीसरे चरण में वह व्यापार करने के सार से दूर नहीं जा रही थी। हाँ, मेरे पास इनमें से और भी पोषण हैं, लेकिन मैं उन्हें इतनी आसानी से नहीं बदलूंगा। चू युआन ने हंसते हुए कहा, राष्ट्रपति फुलिंग, अब जब आप पूरी तरह से ठीक हो गए हैं तो हम व्यापार पर चर्चा शुरू कर सकते हैं। सौदेबाजी, अच्छा, महाराज क्या चाहते हैं? जी फुलिंग ने पूछा। उल्कापिंड का महीन सोना और ढेर सारा वानिलियन स्टील जितना आप दे सकते हैं। चू युआन ने लू कियानफू को इशारा किया कि वह सूची जी फुलिंग को सौंप दे। इतना? क्या तुम युद्ध का कोई बहुत ही भयानक हथियार बनाने की योजना बना रहे हो? सूची देखकर जी फुलिंग भी चकित हो गए। उन्होंने कहा, मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगा। मैं महामहिम को 1000 जिन उल्कापिंड का महीन सोना और 10 लाख जिन के अनिलियन और वानिलियन स्टील दूंगा। महामहिम ने मेरी जान बचाई, इसकी तुलना में ये चीजें कुछ भी नहीं हैं। दाव की स्थापना के 30 वर्षों में ये केवल 100 जिन से थोड़ा अधिक उल्कापिंड का महीन सोना इकट्ठा करने में कामयाब रहा। फिर भी जी फुलिंग अपने हाथ की एक लहर से 1000 जिन देने में सक्षम थी। उल्कापिंड के महीन सोने के ये 1000 जिन उपचार औषधि की कीमत माने जा सकते हैं। मुझे अभी और उल्कापिंड के महीन सोने की जरूरत है। इस बार चू युआन ने बहुत बढ़िया सौदा किया। उसने एक औषधि का इस्तेमाल किया, सौभाग्य अंक प्राप्त किए, प्रभावी रूप से कुछ भी नहीं के लिए कुछ प्राप्त किया और 1000 गेट दिव्य मशीन तोप का निर्माण करने के लिए सामग्री प्राप्त की। तथ्य यह है कि जी फुलिंग लापरवाही से 1000 जिन की पेशकश कर सकता था। ये सुझाव दिया कि अनंत वाणिज्य संघ ने और भी अधिक संग्रहित किया था और उनके लिए ये कुछ भी नहीं था। हालांकि उल्कापिंड का बढ़िया सोना कीमती है, मेरा अनंत वाणिज्य संघ वास्तव में और भी अधिक प्राप्त कर सकता है। हम आमतौर पर इसका उपयोग व्यापार के लिए नहीं करते हैं और इसे संग्रहित रखते हैं, लेकिन चून की महामहिम ने मेरी जान बचाई है, इसलिए व्यापार जारी रहना चाहिए। जी फुलिंग को चू युआन के बारे में बहुत अच्छी धारणा थी और उसने आगे कहा, महाराज, उल्कापिंड के महीन सोने के अलावा क्या व्यापार करने के लिए कुछ और है? मेरा अनंत वाणिज्य संघ भी चीजें खरीदता है, जैसे कि वह उपचार औषधि, जिसके लिए मैं बहुत ऊंची कीमत दे सकता हूं। वह अभी भी शुरुआती उपचार औषधि के बारे में नहीं भूल पाई थी। जब तक राष्ट्रपति फुलिंग मेरी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, मैं आपको एक उपचार औषधि दे सकता हूं। चू युआन ने कहा। वास्तव में जी फुलिंग के दिल में उत्साह उमड़ पड़ा। अगर मेरे पास एक और उपचार औषधि होती तो मैं आधे साल में नहीं, 3 महीने में पीक गॉड दायरे को तोड़ने में आश्वस्त होता। अगर मैं उस स्तर तक पहुंच जाता तो वाणिज्य गिल्ड में मेरा अधिकार बहुत बढ़ जाता और मैं महामहिम के साथ हर उच्च गुणवत्ता वाले खजाने का व्यापार करने में सक्षम हो जाता। चू युआन ने सिर हिलाया। वास्तव में जी फुलिंग के साथ उसका व्यापार पारस्परिक रूप से लाभकारी था। यही कारण था कि उसने जी फुलिंग को बचाया। मैंने यहाँ एक सूची बनाई है, मुझे चाहिए कि आप इन औषधीय सामग्रियों को कम से कम समय में इकट्ठा करें। चू युआन ने जो सूची पेश की वह लंबी थी और उस पर वस्तुओं की एक सूची थी जिसकी गिनती स्पष्ट नहीं थी। ये जटिल है। औषधीय सामग्रियों की सूची देखकर जी फुलिंग ने आश्चर्य व्यक्त किया। ये सभी सामग्रियां कीमिया के लिए आवश्यक हैं। कुछ का उपयोग दिव्य अमृत बनाने में भी किया जाता है और कुछ का उपयोग दिव्य अमृत बनाने में भी किया जाता है। महामहिम, आप इतनी सारी औषधीय सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं, क्या ये हो सकता है कि आप कीमियागर भी हों? मैं कीमियागर हूं या नहीं, इस बारे में चेयरमैन फुलिंग को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे खजाने में बहुत सारा सोना, चांदी और लॉ क्रिस्टल हैं, इसलिए मैं इसे खरीद सकता हूं। चू युआन ने कहा, अगर महाराज के पास अमृत बनाने का कोई तरीका है तो आप उन्हें अनलिमिटेड कॉमर्स गिल्ड को बेचने पर विचार कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी चिकित्सा सामग्री है, लेकिन उन्हें अमृत में बदलना जटिल है। जी फुलिंग ने चू युआन द्वारा पहले बनाए गए निम्न स्तरीय उपचार औषधि के बारे में सोचा और सोचा कि उसके पीछे कोई दुर्जेय कीमियागर या कोई कीमती संसाधन हो सकता है। मेरे पास यहाँ एक और बेहतर सौदा है। चू युआन मुस्कुराया, हम सहयोग कर सकते हैं।
अनलिमिटेड कॉमर्स गिल्ड मेरे लिए कुछ चिकित्सा सामग्री प्रदान करता है और उन्हें परिष्कृत करने से प्राप्त अमृत हम साझा कर सकते हैं। तो हम सामग्री प्रदान करते हैं और महाराज गोलियां बनाते हैं। जी फुलिंग ने जल्दी से समझ लिया, महाराज काफी चतुर हैं, उन्हें कोई जोखिम नहीं उठाना पड़ता। हन्फ, ये कुछ भी नहीं के लिए कुछ पाने और सपने देखने जैसा है। होंगली ने नाक सिकुड़ी। जी फुलिंग ने होंगली को अनदेखा किया और आगे कहा, लेकिन ये लेन देन वास्तव में कैसे किया जाना चाहिए? अनलिमिटेड कॉमर्स गिल्ड में निपुण कीमियागर सामग्री के साथ 2 या 3 में से 2 की सफलता दर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यदि सफलता दर इससे कम है तो शायद ये लेन देन नहीं चल सकता। आपके औषधियों की सफलता दर बहुत कम है। सामग्री मुझे सौंप दो। चू युआन ने अपना सिर हिलाया। ईवी दिव्य अमृत के लिए या ईवी दिव्य अमृत के लिए मैं लाभ को आपके साथ 30-70 में विभाजित कर सकता हूँ। आपको 30 मिलेंगे, मुझे 70। 30-70 क्या है? जी फुलिंग ने पूछा। सामग्री के 80 हिस्से आपको 3 गोलियां मिलेंगी, बाकी चाहे जितनी भी सफल हो मेरी हैं। चाहे वह दिव्य अमृत हो या दिव्य अमृत, एक ही नियम लागू होता है। चू युआन ने जवाब दिया। क्या हम दिव्य अमृत और दिव्य अमृत के लाभों को 30-70 में साझा कर सकते हैं? अब जी फुलिंग चकित थी। हालांकि उनके कीमियागर 3 इंती सफलता दर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अधिकांश समय ये केवल 2 इंती था। विशेष रूप से दिव्य अमृत के शिल्प में एक बार सफल होना पहले से ही एक आशीर्वाद था और अधिकांश समय उन्हें नुकसान उठाना पड़ता था। जब तक दिव्य अमृत से आय होती थी, भले ही उन्हें साधारण अमृत पर थोड़ा नुकसान उठाना पड़े, फिर भी यह बिना किसी समस्या के लाभदायक होगा। यदि ये लेन देन काम करता है तो असीमित वाणिज्य गिल्ड निश्चित रूप से नहीं हारेगा और गिल्ड के भीतर उसकी स्थिति फिर से बढ़ सकती है। वह चू युआन पर विश्वास करती थी क्योंकि वह चमत्कारी उपचार औषधि बनाने में सक्षम था, जो असीमित वाणिज्य गिल्ड के लिए कहीं और मिलना लगभग असंभव था। क्या चेयरमैन फुलिंग ने अपना निर्णय ले लिया है? चू युआन मुस्कुराया। अपनी ताई पिल्फनेस के साथ कीमिया के लिए उसकी सफलता दर 100% थी। हो सकता है कि आप मुश्किल से लाभ कमाएं, लेकिन वह निश्चित रूप से हारेगा नहीं। इस पद्धति का उपयोग करना कुछ भी नहीं के लिए कुछ पाने का प्रतीक है। उसकी बकवास पर विश्वास मत करो। क्या उसके जैसे मार्शल कलाकार के पास इतने बेहतरीन कीमियागर हैं? वह हमारे गिल्ड की औषधीय सामग्रियों को धोखा देने की कोशिश कर रहा होगा। होंगली पिछले सबक भूल गया, फिर से दहाड़ा। हाँ, तुम भिक्षु से भाग सकते हो, लेकिन तुम मंदिर से नहीं भाग सकते। मेरा बड़ा मार्शल देश यहाँ है, मैं कहाँ भाग सकता हूँ? चू युआन की आंखें ठंडी हो गईं। अध्यक्ष फुलिंग, मैं इस आदमी को अब अपनी नज़रों में नहीं देखना चाहता। मुझे उसे तुरंत गायब करना है, अन्यथा भविष्य के लेन देन के बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह मेरे मार्शल देश की धरती पर खड़ा है, मेरे कानों में गूंज रहा है। यह मौत की सज़ा वाला अपराध है। होंगली। जी फुलिंग को पता था कि होंगली ने पहले चू युआन के साथ विवाद किया था और तब से व्यंग्यात्मक टिप्पणियां कर रहा था। एक संप्रभु की गरिमा इस तरह के घोर अपमान को कैसे सहन कर सकती है? उसने कहा, होंगली, ऐसा लगता है कि मेरा दावू विभाग आपके जैसे देवता को यहाँ नहीं रख सकता। मैं मुख्यालय से अपील करूंगी और बाई हुआ से अस्थायी रूप से गार्ड के कप्तान के रूप में आपका पद संभालने के लिए कहूंगी। आपको तुरंत चले जाना चाहिए और मेरी नज़रों से ओझल हो जाना चाहिए। जी फुलिंग, क्या आप मुझे भगाना चाहते हैं? ये सुनकर होंगली का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया, लेकिन उसने तुरंत व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, यह असंभव है। आपको मुझे भगाने का अधिकार नहीं है। हालांकि आप शाखा अध्यक्ष हैं, कप्तान का पद अन्य बुजुर्गों द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो 2 अलग अलग निकाय हैं। मेरा यहाँ रहना और न जाना आप कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे पीछे लोग हैं, लेकिन मेरे पीछे भी लोग हैं। जी फुलिंग का चेहरा भी बदसूरत हो गया। वास्तव में अनंत ट्रेडिंग कंपनी के भीतर कई गुट थे और जब से होंगली यहाँ आई थी, उसने बार बार उसे रोका था और उसके निर्देशों का पालन नहीं किया था, जिससे वह काफ़ी असहज महसूस कर रही थी। ऐसा नहीं है कि वह तुम्हें नहीं रख सकती, लेकिन मैं नहीं रख सकता। एक पल में चू युआन उठ खड़ा हुआ, एक सम्राट की आभा बिखेरते हुए। उसका शरीर लंबा होता हुआ प्रतीत हुआ, जैसे कि युद्ध की शक्ति से भरी उसकी मुट्ठी ने होंगली पर निशाना साधा हो। हवा एक पल में सूख गई, जिससे अंतरिक्ष की याद दिलाने वाला एक शून्य बन गया। तुम मुझे मारना चाहते हो? चू युआन के अप्रत्याशित हमले का सामना करते हुए होंगली का चेहरा पूरी तरह बदल गया। सभी जीवन पर हावी संप्रभु शक्ति ने उसे मृत्यु का भय महसूस कराया। हालांकि उसने चू युआन के हमले का सामना करते हुए अपनी पूरी ताकत दिखाते हुए भयंकर रूप से दहाड़ लगाए। हालांकि ये किसी काम का नहीं था। इस मूके की ताकत अवर्णनीय थी। इसने सभी सुरक्षित स्थानों को बंद कर दिया, जिससे होंगली के लिए कोई रास्ता नहीं बचा। जब यह होंगली के शरीर पर गिरा तो ऐसा लगा जैसे कोई तारा फट गया हो, जिससे उसका पूरा शरीर सड़े हुए मांस की तरह खून से लथपथ और धुंधला दिखाई दे रहा था। होंगली ने संघर्ष किया, मदद की गुहार लगाते हुए, राष्ट्रपति मुझे बचाओ। दाव का सम्राट मुझे मारना चाहता है।
मैं मुख्यालय में रिपोर्ट करूंगा और उसे मारने के लिए अनगिनत आकाओं को बुलाऊंगा। लेकिन जी फुलिंग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, उसकी आंखें केवल बर्फीली ठंड से भरी हुई थीं। उसने मुंह खोला और अपना मुंह बंद कर लिया, हालांकि कोई आवाज नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसने कहा हो, तुम्हें बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। अगले ही पल चू युआन हांग ली के सामने प्रकट हुआ, उसका हाथ हांग ली की गर्दन को लापरवाही से पकड़ रहा था। एक छोटे से मोड़ के साथ एक जबरदस्त विनाशकारी शक्ति उभरी, जिसने हांग ली को परलोक में भेज दिया। खून की धुंध का एक बादल फट गया और चू युआन ने अपनी ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए महान भक्षण तकनीक का उपयोग करने की जहमत नहीं उठाई। आखिरकार कुछ शांति और चुप्पी, चू युआन ने उदासीनता से कहा। हांग ली के लिए मैं उससे बहुत समय से तंग आ चुका था। वह सिर्फ एक गार्ड था, अपने छोटे से अधिकार का इस्तेमाल ऐसे कर रहा था जैसे कि वही सब कुछ है। गार्ड के दूसरे कप्तान की मौत से क्या फर्क पड़ता है? जब तक मैं प्रेक्षण देवता क्षेत्र में सेंध लगा लूंगा, कौन मुझे मात्र 9 गुना दिव्य क्षेत्र के लिए जवाबदेह ठहराने की हिम्मत करेगा? हालांकि जी फुलिंग को हांग ली पसंद नहीं थी, लेकिन उसे अपनी आंखों के सामने मरते देखकर वह सम्राट दाव के क्रूर स्वभाव से चुपके से डर गई। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आंखों में धूल के एक कण के लिए भी जगह नहीं थी। ये सम्राट बहुत ज्यादा प्रभावशाली था, लेकिन भले ही वह एक प्रतिष्ठित और सक्षम महिला लगती थी, प्रेक्षण देवता क्षेत्र में साधना करना और शाखा अध्यक्ष का पद संभालना कोई साधारण व्यक्ति हासिल नहीं कर सकता था। हम अपना व्यापार जारी रख सकते हैं, चू युआन ने कहा। अगर राष्ट्रपति फुलिंग मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, तो आप और अधिक औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा कर सकते हैं जब समय आएगा। बेशक, अगर महामहिम लगातार मेरे लिए अमृत उपलब्ध करा सकते हैं, तो मैं अपने अधिकार का उपयोग करके और अधिक औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा कर सकता हूं। हालांकि अगर मैं जल्द से जल्द अवलोकन देवता क्षेत्र में पहुंच सकता हूं, तो मैं दिव्य अमृत बनाने के लिए बहुत सारी जड़ी बूटियां प्राप्त कर सकता हूं। जी फुलिंग प्राथमिक उपचार औषधियों के प्रति जुनूनी थी। ये पक्का है। चू युआन ने लापरवाही से औषधि की एक शीशी फेंकी। जी फुलिंग ने सावधानी से उसे पकड़ा, चू युआन के आगे बोलते हुए अपना सिर झुकाया। भविष्य में हमारे और भी कई सौदे होंगे। इस समय बाई हुआ, जो पहले चली गई थी, कई भंडारण अंगूठियां लेकर लौटी। चू युआन ने लापरवाही से उन्हें स्कैन किया। उल्कापिंड के महीन सोने के अलावा बहुत सारी औषधीय जड़ी बूटियां थीं। दिव्य अमृत को परिष्कृत करने के लिए सामग्री केवल टी बार के लिए ही पर्याप्त थी। ऐसा लग रहा था कि दिव्य अमृत सामग्री बहुत कीमती थी। जी फुलिंग ने परीक्षण के लिए बहुत अधिक लेने की हिम्मत नहीं की। अगर बाकी खो गए, भले ही यह सब बर्बाद हो गया, जी फुलिंग को बहुत दुख नहीं होगा। हम एक सुखद व्यापार करने जा रहे हैं। 5 दिन बाद, प्रेसिडेंट फुलिंग, आप किसी को रॉयल पैलेस में गोलियां लेने के लिए कह सकते हैं। चू युआन ने सामग्री एकत्र की और लू कियानफू के साथ अनंत ट्रेडिंग कंपनी छोड़ दी। जैसे ही वह इंपीरियल सिटी में वापस आया, चू युआन ने तुरंत दिव्य तंत्र तोप और ताई गोली भट्टी के लिए क्राफ्टिंग ब्लूप्रिंट में सभी सामग्रियों का निवेश किया। बाकी काम के लिए उसके ध्यान की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यह सब एक क्लिक की म्याद थी। उसे बस सामग्री एकत्र करनी थी। दिव्य तंत्र तोप का निर्माण चल रहा था। ताई पिल फनेस की गति भी बहुत तेज थी। दिव्य अमृत को छोड़कर बाकी को केवल कुछ दिनों का समय लगा। हालांकि वे 5 दिन प्रतीक्षा करने के लिए सहमत हुए, चू युआन ने वास्तव में 2 दिनों में सभी शोधन समाप्त कर दिए। 5 दिन बाद जी फुलिंग व्यक्तिगत रूप से अमृत का पहला बैच प्राप्त करने के लिए महल में आई। अपने हाथ में दिव्य अमृत को टिमटिमाते हुए देखने के बाद उसके चेहरे का भाव बदल गया। गोलियों की गुणवत्ता अनंत ट्रेडिंग कंपनी के कीमियागरों द्वारा उत्पादित की तुलना में बहुत बेहतर थी। हर गोली पूरी और बड़ी थी और अन्य गोलियों की तुलना में 3/10वें हिस्से की थी। अन्य गोलियों के लिए यह मायने नहीं रखता था, लेकिन ये दिव्य अमृत, भले ही वे इसे स्वयं परिष्कृत करें, वे भाग्यशाली होंगे कि उन्हें एक प्रयास में से एक सफल शोधन मिल जाए। उसे अमृत का पहला बैच मिला और वह और भी अधिक आश्वस्त महसूस करने लगी। उसने जल्दी से और जड़ी बूटियां शाही शहर में पहुंचाने के लिए मंगवाईं। विशेष रूप से दिव्य अमृत के लिए सामग्री, यहां तक कि उपचार औषधि की सुरक्षा के साथ, वह किसी भी चीज को नहीं खोएगी। चाहे वह कितनी भी मेहनत करे। चू युआन ने बिना किसी शिकायत के उन सभी को ले लिया। उसे उन्हें खुद परिष्कृत करने की जरूरत नहीं थी। एक बार जब वे ताई पिल फनेस में डाल दिए गए, तो वे अपने आप परिष्कृत हो गए और उसे किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। जी फुलिंग काफी कमाएगा, लेकिन चू युआन वास्तव में इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाएगा। उसे कुछ भी भुगतान नहीं करना था। ताई पिल फनेस एक सिस्टम इनाम था, जिससे उसे बड़ी मात्रा में अमृत इकट्ठा करने की अनुमति मिलती थी, तो वह क्यों नहीं करेगा। बड़ी संख्या में अमृत और उसके पास मौजूद असंख्य संसाधनों के साथ चू युआन की ईश्वरीय मार्शल सेना की ताकत में भारी वृद्धि हुई थी। थोड़े ही समय में दर्जनों दिव्य क्षेत्र के स्वामी प्रकट हुए और 20 दिन बीत गए और यह महान मार्शल कैलेंडर के 11वें महीने का तीसरा दिन था। महाराज, विस्तार के इन 20 दिनों के बाद हमारी ईश्वरीय मार्शल आर्मी ने 1 लाख योद्धाओं की भर्ती की है।
सबसे कम साधना स्तर द्वंद आत्मा त्रिगुण है। हमारे पास 5000 से ज्यादा मूल आत्मा क्षेत्र के स्वामी और सैकड़ों दिव्य क्षेत्र के स्वामी हैं। सैन्य वर्दी पहने लू कियानफू ने चू युआन को अपने नवीनतम प्रयासों के फल की सूचना दी। चू युआन ने सिर हिलाया। युद्ध सेना की शतरंज की बिसात पहले से ही 1 लाख लोगों से बंधी हुई थी, जो अपनी सीमा तक पहुंच गई थी। हालांकि उनकी ईश्वरीय मार्शल आर्मी में सिर्फ 1 लाख सैनिक हैं, लेकिन उन सभी में द्वंद आत्मा त्रिगुण से ज्यादा ताकत है। जान ले कि पिछले सम्राट द्वारा स्थापित ईश्वरीय मार्शल आर्मी में सिर्फ मेरिडियन फ्लशिंग क्षेत्र के योद्धा थे, और फिर भी वे अपने सामने सभी को धूल चटा सकते थे। ये सब इसलिए था क्योंकि ताई पिलफनिस चू युआन को बड़ी संख्या में अमृत प्रदान कर सकता था। जी फुलिंग ने जब ये सब चखा तो वह हर दूसरे या तीसरे दिन महल की ओर दौड़ी और चाहती थी कि वह महल में ही रहे और बाहर न जाए, क्योंकि वह देखना चाहती थी कि चू युआन ने अमृत को कैसे परिष्कृत किया। लेकिन चू युआन की सारी कीमिया सिस्टम स्पेस के भीतर ही की गई थी, इसलिए वह कैसे देख सकती थी। वफादार और बहादुर मार्क्विस, आपने कड़ी मेहनत की है। ये गोली ले लो। चू युआन के हाथ में एक शुद्ध अमृत दिखाई दिया जो एक आंख की पुतली जितना बड़ा था। इसमें 3 धारियां थीं और एक अत्यंत गहन औषधीय शक्ति जारी की। मैं आखिरकार दिव्य क्षमताओं के 8 स्तर पर पहुंच गया हूं। गोली खाने के बाद लू कियानफू के दायरे ने दिव्य क्षमताओं के 8 स्तर को प्राप्त कर लिया, शांगगुआन की यून और ली यून के समान स्तर। अतीत में, हालांकि उसने पूर्व सम्राट के साथ लड़ाई लड़ी थी, गंभीर चोटों ने 30 वर्षों तक उसकी शक्ति को दबा दिया था, जिससे वह बहुत पीछे रह गया था। अब गोली की शक्ति के साथ उसने पिछले 30 वर्षों में प्राप्त अपनी सभी अंतर्दृष्टि को मुक्त कर दिया, अंततः दिव्य क्षमताओं के 8 स्तर पर पहुंच गया और अपने आत्मविश्वास को चरम पर पहुंचाया। भारी ग्रेड आइटम, दिव्य दायरे को तोड़ने के लिए एक गोली। चू युआन ने मुस्कुराते हुए कहा क्योंकि वह लू कियानफू को देख रहा था। दिव्य दायरे को तोड़ने के लिए गोली का उपयोग विशेष रूप से दिव्य दायरे के भीतर स्तरों को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। गोली पर प्रत्येक पैटर्न एक संबंधित दायरे को इंगित करता है। अब अनंत वाणिज्य ने उसे कई प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियां दी थीं जो हरदावने की थी नहीं। वह अंततः उन गोलियों को परिष्कृत करने में सफल रहा जो लू कियानफू की सफलता में सहायक थीं। लू कियानफू आखिरकार युद्ध के देवता की सेना के 100,000 सैनिकों का कमांडर है और अंततः लाखों सैनिकों का नेतृत्व करेगा। इसलिए उसका साधना स्तर ऊंचा होना चाहिए। चू युआन ने जी फुलिंग से ऐसी गोलियां इकट्ठा करने के लिए कहा जो भगवान के मन के दायरे में आधे कदम की पहचान करने में मदद कर सकें। ऐसी गोलियां भी थीं जो भगवान के मन के दायरे में प्रवेश करने में सहायता कर सकती थीं, लेकिन इसके लिए औषधीय सामग्री की आवश्यकता थी। धन्यवाद महामहिम, मुझे गोली देने के लिए। लू कियानफू ने चू युआन के चरित्र में निहित सर्वोच्च आभा को देखा और सम्मानपूर्वक कहा, महामहिम के बिना मैं अभी भी एक रॉकिंग चेयर पर एक बुजुर्ग व्यक्ति होता जिसके पास आज की महिमा का आनंद लेने का कोई साधन नहीं होता। मैं महामहिम का धन्यवाद नहीं कर सकता। तुम अपने संप्रभु के प्रति वफादार हो और अपने देश की सेवा करते हो। ये वास्तव में कुछ ऐसा है जिसके तुम हकदार हो। चू युआन ने कहा, लू वफादार और बहादुर, मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ है। वह लू कियानफू को एक विशाल चौक पर ले गया जहां 1000 प्राचीन दिव्य तोपें बड़े करीने से व्यवस्थित थीं, जो भयानक स्टील के जानवरों की तरह गदा चमका रही थीं। उनकी भयानक शक्ति अकल्पनीय थी जब उन्हें एक साथ छोड़ा गया। 1000 से ज्यादा विशाल तोपों की शक्ति भयानक रूप से भयानक है। लू कियानफू हैरान था, अगर मैं दिव्य क्षमताओं के 10वें स्तर तक पहुंच भी जाता तो मैं इन प्राचीन दिव्य तोपों के एक साथ हमले के सामने निडर हो जाता। वे युद्ध के सबसे भयानक हथियार हैं, सभी देवता कांप उठेंगे। हमें दक्षिणी अभियान पर अपनी योजनाओं के साथ जल्दी करना चाहिए। न केवल युद्ध के देवता की सेना को तैयार रहना चाहिए, बल्कि निषिद्ध सेना को भी अपने प्रशिक्षण को तीव्र करना चाहिए। सभी विभागों को युद्ध की अपनी सामग्री के साथ तैयार रहना चाहिए। चू युआन ने सोचा कि यह सही समय है। आगामी अवधि में और अधिक दिव्य तोपें बनाने की योजना बना रहा है। हन्फ दालियान के 4 देश भी लगातार अपनी सीमाओं को मजबूत कर रहे हैं। संभवतः उन्हें पता है कि दावों में क्या हो रहा है। अगर हम कोई कदम नहीं उठाते हैं तो वे हमला कर देंगे। युद्ध में पहल को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है। लू कियानफू, जो कभी एक प्रतिष्ठित सैन्य अधिकारी थे, ने आगे कहा, एक और बात, हालांकि पिछली बार 1000 बीस्ट्स के पहाड़ से जानवरों की लहर कम हो गई थी, लेकिन जानवरों ने पूरी तरह से हार नहीं मानी है। निषिद्ध सेना के अनुसार जानवरों का नेता बैंगनी स्केल वाला थंडर ड्रैगन आंदोलन के संकेत दे रहा है। ऐसा लगता है कि यह पहाड़ों को तोड़ने का प्रयास करने से पहले 4 दालियान देशों के हमले का इंतजार कर रहा है। बैंगनी स्केल वाला थंडर ड्रैगन? चू युआन ने पूछा। पूर्व सम्राट ने एक बार इससे युद्ध किया था। हालांकि सम्राट विजयी हुआ था, लेकिन उसने इसे पूरी तरह से नहीं मारा था। अब जबकि सम्राट चला गया है, ये बैंगनी स्केल वाला थंडर ड्रैगन स्वाभाविक रूप से अब और नियंत्रण में नहीं रहना चाहता है और परेशानी खड़ी कर रहा है। लू कियानफू ने अपनी चिंता व्यक्त की, मुझे चिंता है कि यह इंपीरियल सिटी पर हमला करने और उसे धमकाने के अवसर का लाभ उठा सकता है।
विकल्प 1, युद्ध के देवता से 100,000 की सेना का नेतृत्व करके 1000 बीस्ट्स के पहाड़ पर जाएं, जानवरों की बाढ़ को खत्म करें और 100 डेस्टिनी पॉइंट प्राप्त करें और युद्ध देवता की पकड़ की ओर प्रतिशत की प्रगति करें। विकल्प 2, 3000 बीस्ट्स के पहाड़ से खतरे को अनदेखा करें और सीमाओं पर ध्यान केंद्रित करें, 100 डेस्टिनी पॉइंट प्राप्त करें, एक बेसिक डिफेंस एरे और नेबुला ब्रेसलेट की ओर प्रतिशत की प्रगति करें। नोट: एक बार बेसिक डिफेंस एरे सक्रिय हो जाने के बाद ये गॉड्स माइंड रीम या उससे परे के हमलों को छोड़कर किसी भी हमले के खिलाफ डिफेंस कर सकता है। जितना ज्यादा बाहरी बल लगाया जाएगा उतने ज्यादा जादुई क्रिस्टल भस्म हो जाएंगे। चू युआन ने इन दो विकल्पों को देखा और जानता था कि अगर उसने दूसरा विकल्प चुना तो उसे बेसिक डिफेंस एरे भी मिल सकता है। सक्रिय होने पर अगर जानवर हमला भी करते हैं तो जब तक उसके पास जादुई क्रिस्टल हैं वे इंपीरियल सिटी पर हमला नहीं कर सकते। हालांकि उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि किरण बैटल आर्मर का विकल्प गायब हो गया था। जाओ, तैयार हो जाओ, लू। हालांकि युद्ध के देवता की सेना स्थापित हो चुकी है और पूर्व सम्राट की सेना से ज्यादा मजबूत है। पूर्व सम्राट की सेना एक अनुभवी सेना थी। कल 1,00,000 सैनिक इकट्ठा करो। दक्षिण की ओर बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले 3000 बीस्ट्स के पहाड़ से जानवरों से निपटें। चू युआन ने दूसरा विकल्प नहीं चुना। हालांकि बेसिक डिफेंस एरे और नेबुला ब्रेसलेट अच्छे हैं, लेकिन उसे अपनी पीठ पर कोई खतरा छोड़ना पसंद नहीं था। बल्कि वह सक्रिय रूप से उसका सामना करना और उसका समाधान करना पसंद करेगा। यह एक सच्चे सम्राट का उचित कार्य है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने पहले ही युद्ध देवता की पकड़ का 60% एकत्र कर लिया था और जब तक वह इसे पूरा एकत्र नहीं कर लेता तब तक उसे आराम महसूस नहीं हुआ। डिंग, मेजबान ने विकल्प 1 चुना है। युद्ध देवता की पकड़ की निर्माण प्रगति प्रतिशत से बढ़ गई है। वर्तमान प्रगति 70% है। बीस्ट पर्वतों पर सेना तैनात करें। लू कियानफू एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने तुरंत गंभीरता से उत्तर दिया, हाँ महाराज, मैं तुरंत तैयारी करने जाऊंगा। अगली सुबह दिव्य मार्शल ड्रिल जी। 1,00,000 बहादुर सैनिकों ने दिव्य मार्शल ट्रूप के अद्वितीय काले कवच को धारण किया। दावू के झंडे हवा में लहरा रहे थे। उनकी व्यवस्थित पंक्तियां ड्रिल जी पर इकट्ठी हुई थीं। प्रत्येक व्यक्ति ने एक गंभीर चेहरा बनाए रखा। गात गहरे उत्पीड़न का एक दृश्य बना रहा था। इन 100,000 व्यक्तियों में से प्रत्येक के पास आत्मा फोर्जिंग स्तर पर न्यूनतम साधना थी, जिसमें 200 से अधिक गुरुओं के पास दिव्य क्षमताएं थीं। पिछले सम्राट की 3,00,000 मजबूत दिव्य मार्शल सेना में केवल दिव्य क्षमताओं वाले लगभग 300 गुरु शामिल थे। जानवरों के पहाड़ों में अनगिनत भयंकर जानवर इकट्ठा होते हैं। राक्षसों में प्रमुख बैंगनी स्केल वाला थंडर ड्रैगन हमेशा शाही शहर पर आक्रमण करने की कगार पर रहता है। इसलिए मैंने इस जानवर की लहर को दबाने के लिए भव्य सेना का नेतृत्व करने का फैसला किया है। हम दूसरों को अपने दरवाजे पर खर्राटे लेने कैसे दे सकते हैं। विशाल सेना की सभा के पीछे शाही वस्त्र पहने चू युआन धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसका भाषण गरज की तरह निकला। उसके प्रकट होते ही सभी 100,000 बहादुर सैनिक उसके कद की ओर आकर्षित हो गए, जो ब्रह्मांड जितना विशाल था, मानो उनकी आत्माएं एक भस्म करने वाले भंवर में फंस गई हों जो छेद जैसा काला हो। सम्राट अमर रहे, सम्राट अमर रहे। ... 1,00,000 बहादुर सैनिक एक साथ घुटने टेक कर जयकारे लगाते हुए सम्राट अमर रहे। आगे बढ़ो, भव्य सेना के लिए। सेना का नेतृत्व कर रहे लू कियानफू ने अपना हाथ हिलाया। धमाका! तुरंत 100,000 की भव्य सेना ने अपनी हरकतों को छिपाने की कोशिश भी नहीं की। वे शाही शहर की सड़कों से जोरदार और शक्तिशाली तरीके से आगे बढ़े। सभी ने शक्तिशाली दिव्य मार्शल सैनिकों को उनके आगे मार्च करते देखा। फिर भी कोई भी घबराया नहीं। इसके विपरीत वे उत्साहित थे। उन्होंने दिव्य मार्शल ट्रूप्स को देखा, जो पिछले सम्राट के शासनकाल की तुलना में अधिक शक्तिशाली थे। निषिद्ध सेना शाही शहर की रखवाली करती है। मेरे आदेश के बिना कोई भी अपनी मर्जी से नहीं जा सकता या नहीं जा सकता। अपराधियों का सिर कलम कर दिया जाएगा। चू युआन की भव्य सेना बीस्ट पर्वत की तलहटी में पहुंच चुकी थी। बीस्ट पर्वत के साथ हुए तनाव के कारण 4 बीस्ट कैंपों से कुल 5,00,000 सैनिक यहां तैनात थे। दिव्य मार्शल ट्रूप्स को आते देख चारों कैंपों के नेता पीले पड़ गए। उन सभी को लगा कि अगर उनके 5,00,000 सैनिकों वाले 4 कैंप एक साथ दिव्य मार्शल ट्रूप्स पर हमला करते हैं तो वे एक पल में ही बिखर जाएंगे। वे बस एक ही स्तर पर नहीं थे। ये साम्राज्य की सबसे कुलीन सेना है। दिव्य मार्शल फिर से प्रकट होता है, दाव के पुनरुद्धार की घोषणा करता है। हमला! चू युआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने हमले का आदेश देते हुए बीस्ट पर्वत पर अपनी नजर डाली। हमला! 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 जी हिल गया। जानलेवा इंट आसमान छू गया। 100,000 दिव्य मार्शल ट्रूप्स हालांकि संख्या में विशाल थे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी गठन नहीं तोड़ा। युद्ध सेना शतरंज के साथ संचार में उनका मनोबल एक में एकजुट हो गया, जिससे बीस्ट पर्वत में एक धरती हिलाने वाला भूकंप आया। काले रंग की एक विशाल लहर आगे बढ़ी, जो सीधे बीस्ट पर्वत में घुस गई। ये दिव्य मार्शल ट्रूप्स की पहली वास्तविक लड़ाई थी।
वान बीस्ट पर्वत श्रृंखलाएं माप से परे विशाल थीं, जिसमें अनगिनत कई परतें पहाड़ के ढेर और अनगिनत आदिम जंगल थे। पलक झपकते ही दिव्य योद्धाओं की 1 लाख सेनाएं एक काले तूफान में तब्दील हो गईं, जो पहाड़ों पर इतनी तेजी से बढ़ रही थी मानो टिड्डियों के झुंड ने हमला कर दिया हो। अनगिनत भयंकर जानवरों ने मुश्किल से ही प्रतिक्रिया की थी कि सैनिकों के हमले से वे टुकड़े टुकड़े हो गए। भले ही यह सिर्फ 1 लाख मीटर था, लेकिन ये ताकत भयानक थी, 10 लाख सैनिकों की ताकत से कहीं ज्यादा। बूम! 1 लाख मीटर ने एक स्टील चेन फॉर्मेशन बनाया, साथ ही साथ आर्मी डॉक्ट्रिन किलिंग फिस्ट को अंजाम दिया। एक जोरदार धमाका गूंज उठा, जो युद्ध सेना की शतरंज की बिसात से जुड़ा था। उनकी हरकतें एक समान और लगभग सिंक्रोनाइज्ड थीं, क्योंकि मान एक ही पल में छेद कर रहा था। वे पहाड़ों पर नहीं चढ़े, बल्कि सीधे उनके बीच से गुजरे। 1 लाख मीटर की शक्ति दिव्य क्षेत्र के सभी स्वामियों का विरोध करने के लिए जुट गई। उन मजबूत मीटरों की तो बात ही छोड़िए जिन्होंने दिव्य पथ में झांका था। यह एक सेना की दुर्जय ताकत थी। यह अपने क्षेत्र से परे शक्ति के साथ फट सकती है। लुकियानफू वास्तव में अपने समय का एक प्रसिद्ध जनरल था, जो सेना को इस तरह से आदेश देता था जैसे कि वह अपने शरीर को निर्देशित कर रहा हो। महान वू सेना मात्र 1 लाख की संख्या में वान बीस्ट पर्वत श्रृंखला में घुसने की हिम्मत कर रही है। मौत की तलाश में। परतों वाले पहाड़ों के भीतर एक ठंडी तिरस्कार भरी आवाज गूंजी। वान बीस्ट पर्वत श्रृंखला के भीतर करोड़ों भयंकर जानवर थे। जब उन्होंने हमला किया तो उन्होंने आकाश और पृथ्वी को ढक लिया। निषिद्ध सेना युद्ध के अपने प्रचुर उपकरणों के साथ उन्हें मुश्किल से रोक पाए। महान वू सम्राट ने हमें नष्ट करने के लिए इन 100,000 मीटर के साथ व्यक्तिगत रूप से हमला किया है। हम उसे कैसे समायोजित नहीं कर सकते थे। उसी समय वान बीस्ट पर्वत श्रृंखला के भीतर दमित जानवरों की लहर फिर से बढ़ गई। लगभग तुरंत ही सभी दिशाओं से कई लाख भयंकर जानवर बाहर निकल आए और उन्होंने दिव्य योद्धाओं को घेर लिया। इसके अलावा अधिक से अधिक जानवर लगातार उभरे, दिव्य योद्धा सेना को कुचलने और उसे समाप्त करने के लिए अपने संख्यात्मक लाभ का उपयोग करने का प्रयास किया। एक सुनहरे पंखों वाला रॉक आसमान में उड़ गया। एक विशालकाय बंदर दहाड़ने लगा और आसमान में ड्रैगन चक्कर लगा रहे थे। स्टील की चेन, सेना सिद्धांत, हत्या मुट्ठी, हत्या डोमेन। चू युआन ने तुरंत कार्रवाई नहीं की, लेकिन युद्ध के मैदान को देखते हुए ठंडे दिमाग से पीछे हट गया। हालांकि लुकियानफू की कमान के तहत लाखों बीस्ट कोर की तुलना में उनकी 100,000 की सेना महत्वहीन लग रही थी, लेकिन उनकी युद्ध शक्ति अविश्वसनीय रूप से दुर्जय थी। एक पल में अनगिनत जानवर खून की बारिश के साथ फट गए। 1 लाख की यह सेना एक व्यापक लंबे भाले की तरह आगे बढ़ी। सूर महान वू सम्राट, उससे भागने मत दो। यह महान वू राजवंश की फसल की क्रीम है। एक बार जब हम इस कुलीन बल को खत्म कर देंगे तो महान वू राष्ट्र एक खाली शहर की तरह होगा जो हमारे चलने के लिए तैयार होगा। मार डालो, मार डालो, मार डालो। हालांकि दिव्य योद्धा सेना ने एक आश्चर्यजनक लड़ाई भावना का प्रदर्शन किया, लेकिन खून की बौछार ने निचले स्तर के कुछ भयंकर जानवरों को और भी अधिक भयभीत कर दिया, जो बेतहाशा आगे बढ़ रहे थे। सैनिकों के खिलाफ सैनिक, जनरलों के खिलाफ जनरल, ड्यूक लॉयल और ग्रेट वू के बहादुर, आपका प्रतिद्वंद्वी मैं हूं। आकाश में बादलों के बीच एक तेंदुए जैसा प्राणी था, जो 1 फीट लंबा और चिकना था, जो तेंदुए जैसा था लेकिन बिल्कुल नहीं। इसकी लंबी पूंछ थी जिसमें जंगली आरी के दांत थे, एक उत्परिवर्ती जानवर जिसका नाम दाव था। दाव जानवर एक स्तरीय दिव्य प्राणी था। आज मैं महामहिम के आदेश से जानवरों का सफाया करने के लिए यहाँ हूँ। यहाँ दाव जानवर है, मेरे पास आओ। लुकियानफू लड़ाई में कूद पड़ा। दाव ने लुकियानफू को उलझा दिया है। अब समय आ गया है कि हम महान वू राजवंश के इस छोटे सम्राट को खत्म कर दें। बिल्कुल, एक बार जब वह मर जाएगा तो सेना एक पल में ढह जाएगी। उनके सिर के बिना महान वू के लाखों नागरिक हमारे खून का भोजन बन जाएंगे। हालांकि उसने पहले बैंगनी बिजली थंडर ड्रैगन को मार डाला था, वह बस एक बड़ी सेना का नेतृत्व कर रहा था और उसके साथ लुकियानफू था। अब हमारे बीस्ट कॉर्प्स ने महान वू सेना को कसकर घेर लिया है। उसकी ताकत के साथ वह हमारे लिए मुकाबला नहीं कर सकता। इन 3 बड़े राक्षसों के बीच चेतना के आदान प्रदान में एक गर्जना की आवाज निकली जो चू युआन के कानों में गूंज रही थी। गोल्ड विंग रॉक, स्पिरिट एप किंग, फायर फ्लेम ड्रैगन। इन तीनों बड़े राक्षसों के पास दिव्य क्षमताओं के 9 स्तर थे, जो उस दिन के बैंगनी बिजली थंडर ड्रैगन से बहुत अधिक शक्तिशाली थे। 9वें स्तर के दिव्य प्राणियों का विनाश अत्यंत शक्तिशाली था। यदि उन्हें सेना में घुसने दिया जाता तो शक्तिशाली दिव्य सेना को भी भारी नुकसान पहुंचता और उन्हें दबाने के लिए एक अद्वितीय शक्तिशाली प्राणी का होना आवश्यक था। अब मेरी बारी है। चू युआन की आंखें ठंडी और कठोर थीं जब वह युद्ध के मैदान को देख रहा था। उसकी शक्तिशाली आभा उमड़ रही थी। उसके भीतर का स्थान चटकने और टूटने की हल्की सी आवाज से गूंज उठा। दावू के महान सम्राट, मेरे हमले का सामना करो। क्रिम्सन फ्लेम ड्रैगन दहाड़ा, उसकी आंखों से गुस्से से लपटें निकल रही थीं। आवाज एक महिला की थी, जिससे पता चला कि वह एक महिला ड्रैगन थी।
उसने अपने लंबे सर्प जैसे शरीर को घुमाया, जिससे आकाश में एक अथाह अग्नि बादल बन गया। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मेरी शक्ति को समझ सकते हो? एक पल में चू युआन की शक्ति लगभग असीम रूप से बढ़ गई। उसके भीतर कई ब्लैक होल बन गए। उसने ऐसा मुक्का मारा कि सब कुछ भेद गया, मानो किसी प्राचीन देवता ने आकाश पर प्रहार किया हो। धमाका! चू युआन के मुंह से क्रिम्सन फ्लेम ड्रैगन को जोरदार चोट लगी। अपने विकृत और सिकुड़े हुए शरीर को घसीटते हुए वह एक पहाड़ पर उड़ रहा था, जिसके कई तराजू फट गए थे। दावू के इस सम्राट की शक्ति पहले से कहीं ज्यादा भयानक है। मार डालो, मार डालो, मार डालो इस छोटे सम्राट को। चू युआन की शक्ति को देखते हुए 5 झांग की ऊंचाई पर विशाल आत्मा वानर राजा आगे बढ़ा। उसने दहाड़ते हुए अनगिनत जानवरों को अपने पैरों तले रौंद दिया और कुचल दिया, जिससे जानवर की शक्ति चरम पर पहुंच गई। मार डालो! चू युआन की शक्ति गूंज उठी। आम धारणा के अनुसार जानवर से भिड़ना एक बेहद नासमझी भरा फैसला था। हालांकि चू युआन ने जरा भी पीछे हटने की कोशिश नहीं की। उसने अपने बेहतरीन युद्ध कौशल का इस्तेमाल किया और अपनी सारी शक्ति को एक विशाल मनमुट्ठी में बदल दिया और विशाल आत्मा वानर राजा के खिलाफ लड़ाई में भाग लिया। धमाका! हालांकि विशाल आत्मा वानर राजा के पास एक अजेय भौतिक शरीर था। चू युआन की विस्फोटक अकल्पनीय शक्ति ने राजा के विस्फोट को दबा दिया और एक ऐसी शक्ति की तरह बाहर निकली जो सब कुछ नष्ट कर सकती थी, जिससे राजा को लगातार पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं आपकी सहायता करने आया हूं। ये देखकर आकाश में सोने के पंखों वाला रॉक सही समय का इंतजार करने लगा। यह एक सुनहरी बिजली में बदल गया, मानो रहस्यमय शून्य से गुजर रहा हो और उसमें से गुजर रहा हो। मौत की तलाश में चू युआन ने इसे देखा ही नहीं। उसकी आंखों से अचानक एक भयानक काली रोशनी निकली, जो एक निगलने वाले दलदल में बदल गई। जैसे ही सोने के पंखों वाला रॉक उसके सामने पहुंचा, उसने अचानक खुद को दलदल में फंसा पाया, हिलने में असमर्थ। उसने देखा कि चू युआन के हाथ एक क्रूर शक्ति लेकर उस तक पहुंच रहे हैं। रॉक ने दर्द से कराहते हुए चीख निकाली। उसकी चीख की प्रतिध्वनि टायर पर्वत श्रृंखला में गूंज उठी। क्रैक! सोने का खून बाहर निकल आया। सोने के पंखों वाले रॉक के पंख चू युआन ने फाड़ दिए थे। उसके बाद एक आकृति की चमक दिखाई दी। उसका स्टील का पंजा जैसा हाथ पक्षी की लंबी गर्दन को पकड़ रहा था। एक मोड़ के साथ पक्षी की गर्दन झुक गई और सोने के पंखों वाले रॉक में अब जीवन के कोई लक्षण नहीं दिखे। मेरे सम्राट, मेरे सम्राट, मेरे सम्राट! चू युआन को 9वें स्तर के दिव्य प्राणी स्वर्ण पंख वाले रॉक को मारते देख दिव्य सेना चिल्ला उठी। उनका मनोबल बहुत बढ़ गया। सैनिक बनाम सैनिक, गेरल बनाम गेरल! चू युआन ने स्वर्ण पंख वाले रॉक को मारने में नेतृत्व किया। धमाका! युद्ध के मैदान के दूसरी ओर लियाओ लू के नेतृत्व में 1000 सैनिकों से भिड़ गया। अप्रत्याशित रूप से लू ने सर्वोच्च स्वर्ण तकनीक का प्रयोग किया और भयंकर रूप से विखंडन चाकू निकाला। एक ही वार में उसने गैर रहित लियाओ को 2 हिस्सों में काट दिया। शक्तिशाली जानवरों ने स्वर्ण पंख वाले रॉक और लियाओ की दयनीय मृत्यु को देखकर अपने दिलों में एक डरावना डर महसूस किया। ये लू संक्षिप्त दिव्य क्षेत्र के 9वें स्तर पर नहीं है, बल्कि 10वें स्तर पर है। महान जानवरों ने डर से आवाज लगाए। और क्या दावू के इस सम्राट की ताकत वास्तव में क्या है? दावू के सम्राट, आपका असली प्रतिद्वंद्वी यह ड्रैगन राजा है। एक आवाज गूंजी और दूर से विशाल ड्रैगन आंखों की एक जोड़ी ने भयानक बिजली उत्सर्जित की। बहुत बड़े बड़े बादल उमड़ आए, बिजली चमकने लगी और गरजने लगी। हवा और गड़गड़ाहट आपस में मिल गई। आसमान के कई मीलों तक अंधेरा छा गया और अचानक एक आवाज गूंजने लगी, जिससे गरजने वाले बादल फटने लगे। अनगिनत आंखों की चौकस निगाहों के नीचे एक विशाल प्राणी उभरा। चौंकाने वाली बात यह है कि यह विशाल प्राणी एक बहुत लंबा ड्रैगन था। इस ड्रैगन का शरीर 100 झांग से भी ज्यादा लंबा था। इसका शरीर मजबूत गहरे बैंगनी रंग के तराजू से ढका हुआ था, जो लगातार बैरल जितनी मोटी बिजली चमका रहा था। इसके सिर के ऊपर ड्रैगन के सींगों की एक जोड़ी थी जो बिजली का विकिरण कर रही थी। इसकी विशाल ड्रैगन आंखों से एक डरावनी, विस्मयकारी रोशनी निकल रही थी। बैंगनी रंग का थंडर ड्रैगन, एक सच्चा ड्रैगन। ये थंडरबोल्ट ड्रैगन फिश या क्रिम्सन फ्लेम ड्रैगन फिश नहीं थी जिसमें सिर्फ ड्रैगन कबीले का खून था, बल्कि यह ड्रैगन कबीले का एक गिनी सदस्य था। सम्राट दाओ! बैंगनी स्केल वाले थंडर ड्रैगन की नज़र चू युआन पर टिकी हुई थी। उसका विशालकाय ड्रैगन पंजा गरजते बादलों से बाहर निकल आया। उसकी 5 उंगलियां थीं, जो उसके शुद्ध ड्रैगन कबीले के वंश का स्पष्ट संकेत था। बिजली की अनगिनत किरणें दुर्जय और उग्र ऊर्जा लेकर आगे की ओर तेजी से बढ़ रही थीं। बैंगनी स्केल वाले थंडर ड्रैगन की साधना दिव्य क्षमताओं की हेवीली परतों तक पहुंच गई थी। अपने शुद्ध ड्रैगन कबीले के वंश के साथ दिव्यता के लिए आधा कदम भी शायद ही इसका मुकाबला कर सके। बैंगनी स्केल वाले थंडर ड्रैगन, तुम आखिरकार दिखाई दिए। मुझे लगने लगा था कि तुम दिखाई नहीं दोगे। बिजली के विशाल और भव्य स्तंभ का सामना करते हुए चू युआन ने खतरे को हंसते हुए टाल दिया।
अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांधकर एक पल में बिजली के अनगिनत बोल्ट नीचे गिरे। लेकिन बैंगनी स्केल वाले थंडर ड्रैगन सहित सभी के अविश्वास के कारण चू युआन के पास पहुंचते ही सारी बिजली बारिश के पानी की तरह बिखर गई। ऐसा लग रहा था मानो वह बिजली का असली स्वामी था, इससे अप्रभावित। चू युआन ने हवा में मुक्का मारा। एक बड़े मन हाथ ने ड्रैगन के पंजे से जोरदार टक्कर मारी, जिससे हवा में जमा हुआ कण शून्य हो गया। बैंगनी स्केल वाले थंडर ड्रैगन ने अपने ड्रैगन पंजे को बलपूर्वक वापस गरजते बादलों में खींच लिया। सम्राट दाओ, आप मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। बैंगनी स्केल वाले थंडर ड्रैगन की आवाज गंभीर थी। विकल्प 1, ड्रैगन राइडर बनने के लिए बैंगनी स्केल वाले थंडर ड्रैगन को वश में करें। 100 डेस्टिनी पॉइंट प्राप्त करें, एक मिस्टिक स्पिरिट विंग प्राप्त करें। विकल्प 2, बैंगनी स्केल वाले थंडर ड्रैगन को मार डालें। सौभाग्य अंक प्राप्त करें, एक ड्रैगन स्पिरिट सोल प्राप्त करें। विकल्प 3, बैंगनी स्केल वाले थंडर ड्रैगन के साथ टकराव को त्याग दें। सौभाग्य अंक प्राप्त करें, एक स्काई एस्केप क्लाउड शटल प्राप्त करें। चू युआन ने 3 नए उपलब्ध विकल्पों को देखा। उसने उन पर नजर डाली और अपने प्रतिद्वंद्वी को देखा, उदासीनता से कहा, बैंगनी स्केल वाले थंडर ड्रैगन, आपके पास केवल 2 विकल्प हैं, पूरी तरह से मेरे सामने समर्पण करना या मेरे द्वारा मारे जाना और बीस्ट माउंटेन रेंज से समाप्त हो जाना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम लॉर्ड ड्रैगन किंग का अपमान कर रहे हो। क्रिम्सन फ्लेम ड्रैगन फिश किंग ने गुस्से में घोषणा की। भयंकर जानवरों के बीच बैंगनी स्केल वाला थंडर ड्रैगन उनके सम्राट के बराबर था। कौन घमंडी हो रहा है? क्रिम्सन फ्लेम ड्रैगन फिश किंग, यहाँ आओ, मुझे तुम्हारे साथ लड़ने दो। लुकियानफू भी क्रोधित था। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने समर्पण करूं? बैंगनी स्केल वाले थंडर ड्रैगन की आवाज और भी गंभीर हो गई। सम्राट दावो, आपके पूर्वज भी ऐसा नहीं कर सके। वह मुझे सिर्फ इस बीस्ट माउंटेन रेंज तक सीमित रख सकते थे, लेकिन वे मुझे अधीन नहीं कर सकते थे। ये कहना ही होगा कि आप अपने पूर्वजों से ज्यादा महत्वाकांक्षी हैं। मैंने सोचा था कि उनकी मृत्यु के साथ ही दावू का पतन हो जाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप जैसा कोई उभरेगा। अगर आप नहीं मरते हैं तो मैं ही मरूंगा। जो मेरे पूर्वज नहीं कर सके वह मैं कर सकता हूं, क्योंकि दावू का वर्तमान सम्राट मैं हूं। चू युआन की आवाज जोरदार और स्पष्ट थी। चाहे उसे वश में करना हो या मारना हो, जब तक वह बैंगनी स्केल वाले थंडर ड्रैगन से निपटता है, वह बीस्ट माउंटेन रेंज में संभावित खतरे को खत्म कर सकता है। हालांकि चू युआन के दिल में, अगर वह इस बैंगनी स्केल वाले थंडर ड्रैगन को अपना ड्रैगन माउंट बना सकता है, तो ये भी बुरा नहीं होगा। साहसिक शब्द, सम्राट दाओ, आप बहुत घमंडी हैं। आज मेरी शक्ति आपके पूर्वजों से कहीं ज्यादा है। आप बस मेरा विरोध नहीं कर सकते। ठीक है, चलो इस विवाद को खत्म करते हैं। मैं आपको और आपके साम्राज्य दोनों को नष्ट करने जा रहा हूं। बैंगनी स्केल वाले थंडर ड्रैगन से सच्चे ड्रैगन की भयानक आभा लगातार बढ़ती जा रही थी। इसकी विशाल ड्रैगन आंखें टिमटिमाती बिजली से भरी हुई थीं। अचानक इसने अपना मुंह चौड़ा किया और एक भयानक सांस छोड़ी। चू युआन की ओर बिजली का एक मजबूत स्तंभ गरज उठा। ये शक्ति इतनी महान थी कि यह तुरंत शून्य को भेदती हुई शून्य में चली गई। सम्राट की मुट्ठी। अगर वह बैंगनी रंग के थंडर ड्रैगन को वश में करना चाहता था, तो उसे पूरी ताकत से उस पर विजय प्राप्त करनी होगी। चू युआन के इस मुक्के से स्वर्ग और पृथ्वी का रंग बदल गया। लगभग कोई भी इस शक्ति का वर्णन नहीं कर सकता था। ऐसा लग रहा था मानो एक बिल्कुल नई दुनिया बनाई जा रही हो, जो अतीत और वर्तमान को पाट रही हो, क्षय हो रहे युग को नष्ट करने की कोशिश कर रही हो, एक नई सभ्यता की स्थापना कर रही हो। धमाका, बिजली का खंभा टूट गया। चू युआन आगे बढ़ा। उसके द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम के साथ उसका शाही आभामंडल मजबूत होता गया। उसके पीछे भयानक आकाशीय फोमा उभरा, जो एक सम्राट का भ्रम पैदा कर रहा था, मानो मनुष्यों का सच्चा सम्राट आ गया हो, सभी शत्रुओं को दबा रहा हो। ये है। चू युआन की आभा को महसूस करते हुए बैंगनी स्केल वाला थंडर ड्रैगन चौंक गया और चिल्लाया, यह मानवता के सम्राट की आभा है। क्या ये हो सकता है कि आपके पास एक प्राचीन मानव सम्राट का स्वभाव भी हो? मानव सम्राट हमारे बीच सबसे भयानक सम्राट है। मैं आपको जीवित रहने की अनुमति नहीं दे सकता। धमाका, 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 गरजने वाले विस्फोटों की आवाजें लगातार आ रही थीं। बैंगनी स्केल वाले थंडर ड्रैगन ने अपना मुंह खोला और गरज के गोले उगल दिए। उन्होंने एक चू युआन को विस्फोटित कर दिया। इसका विशाल शरीर शून्य में मुड़ गया, एक अस्थिर धनुषाकार आकार में बदल गया। अचानक अपने 5 पंजों वाले ड्रैगन के पंजे ने आसमान को चीरते हुए काली छायाएं डालीं। एक ब्लैक होल की तरह ये चू युआन की ओर बढ़ा। एक नज़र में चू युआन केवल एक औसत व्यक्ति के आकार का था, जबकि बैंगनी स्केल वाला थंडर ड्रैगन 100 झांक बड़ा था, जिससे वे बेहद असंतुलित हो गए। हालांकि सभी ने चू युआन की आभा को सम्राट की विशाल छवि में बदलते देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह कानून का अवतार हो, बैंगनी स्केल वाले थंडर ड्रैगन से छोटा नहीं। जब भी वह अपनी मुट्ठी घुमाता तो विशाल शाही आकृति भी उसके साथ नीचे गिरती। शक्ति अपार और असीम थी।
जब मुठियां और पंजे टकराते तो पहाड़ टूट जाते। चुयुआन आसमान में बैंगनी स्केल वाले थंडर ड्रैगन से जमकर लड़ रहा था, जिससे एक चौंकाने वाला दृश्य बन गया। शानदार थंडर तकनीक। बैंगनी स्केल वाला थंडर ड्रैगन बिजली की दिव्य क्षमताओं में निपुण था, लेकिन चुयुआन भी शानदार थंडर तकनीक जानता था। दो बड़ी बिजली आपस में टकराई, चटकने लगी। गड़गड़ाहट की तेज गड़गड़ाहट की आवाज लगातार गूंजती रही। दो भयानक गरजने वाले बादल आपस में भयंकर रूप से टकराए, जिससे प्रलयकारी गड़बड़ी हुई। इस समय चुयुआन ने एक कदम आगे बढ़ाया और ड्रैगन के शरीर के ऊपर दिखाई दिया। उसने एक भयंकर मुक्का मारा। भयानक शक्ति के कारण बैंगनी स्केल वाला थंडर ड्रैगन दर्द से हवा में लौटने लगा। उसके शरीर से फूटने वाली बिजली के स्तंभ उसकी पीठ पर बैठे व्यक्ति को उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। बैंगनी स्केल वाला थंडर ड्रैगन, मेरे सामने झुक जाओ। चुयुआन को मानव सम्राट की तलवार का सहारा था। उसकी साधना दिव्य क्षमताओं की 10वीं भारी परत के लोगों के बराबर थी। थंडर के मास्टर की उपाधि के साथ बैंगनी स्केल वाले थंडर ड्रैगन से उसके लिए खतरा बहुत कम हो गया था। उसके घूंसे तूफान की तरह बरस रहे थे, लगातार बैंगनी स्केल वाले थंडर ड्रैगन के शरीर पर गिर रहे थे। हालांकि उसके पास सख्त ड्रैगन स्केल थे, चुयुआन के अथक हमलों के तहत उसका ड्रैगन खून बह रहा था। तुम चाहते हो कि यह राजा हार मान जाए? सपने देखो। तुम क्या हो? बैंगनी स्केल वाला थंडर ड्रैगन आसमान में लौटने लगा। उसके ड्रैगन स्केल अचानक सबसे तेज ब्लेड की तरह फट गए। जैसे ही वह मुड़ा, कमर के पास कई पेड़ कट गए। वह चुयुआन का पीछा करता हुआ उसे दो टुकड़ों में काटने के इरादे से आगे बढ़ा। मेरी इच्छा स्वर्ग की इच्छा है। चुयुआन का शरीर कांप उठा, क्योंकि उसके हाथ लगातार मुहरें बना रहे थे। अचानक 6 प्राचीन पत्थर की गोलियां बाहर निकल आईं और वह चिल्लाया, नरक के सिंहासन को दबाओ, थंडर ड्रैगन को दबाओ। 6 प्राचीन स्तंभों ने एक घेरा बनाया, बीच में बैंगनी स्केल वाले वज्र ड्रैगन को घेरते हुए, उसे घुमाते हुए और तुरंत अराजकता की लहरें पैदा करते हुए। ये किस तरह की जादुई वस्तु है? नरक दमनकारी दिव्य सिंहासन स्तंभ की शक्ति को महसूस करते हुए बैंगनी स्केल वाले वज्र ड्रैगन की आंखें बंद हो गईं। जब उसका विशाल शरीर आगे की ओर गिरा तो वह दहाड़ उठा, लेकिन इस पल में ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा से नहीं, बल्कि एक ठोस लोहे की दीवार से टकरा रहा हो। ड्रैगन रूपांतरित करने वाला पवित्र वज्र। उसके सिर पर सींगों से ड्रैगन के आकार की एक वज्र निकली, जो नरक दमनकारी दिव्य सिंहासन स्तंभ से भयंकर रूप से टकराए। लेकिन बैंगनी स्केल वाले वज्र ड्रैगन के लिए जो अविश्वसनीय था, वह ये था कि 6 स्तंभ बिना हिले डुले, बिना किसी क्षति के बने रहे। किसी को ये जानना चाहिए कि अपनी ताकत के साथ एक भारी ग्रेड आइटम भी इस प्रहार का सामना करने में सक्षम नहीं होगा। ये पहले से ही अपनी क्षमताओं से अधिक था। एक बेहतर दिव्य कलाकृति, नरक दमन दिव्य सिंहासन स्तंभ। चुयुआन ने शांति से कहा। क्या एक बेहतर दिव्य कलाकृति? बैंगनी स्केल वाला थंडर ड्रैगन कांप उठा। तुम एक दिव्य कलाकृति कैसे रख सकते हो? यह असंभव है। क्या इसे सम्राट दाव ने छोड़ा था? नहीं, अगर उसके पास एक बेहतर कलाकृति होती तो मैं बहुत पहले ही सील कर दिया गया होता या मार दिया गया होता। मैं अब जीवित नहीं होता। एक झांकने वाला देवता भी एक बेहतर दिव्य कलाकृति नहीं रख सकता। महामहिम के पास अभी भी एक बेहतर दिव्य कलाकृति है। यह एक अजेय राजवंश की नींव है। लुकियान भी हैरान था। वह आश्चर्य में चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। बैंगनी स्केल वाला थंडर ड्रैगन, क्या तुम समर्पण करोगे? चुयुआन की आवाज शानदार थी। समर्पण करो? असंभव, मैं समर्पण नहीं करूंगा। बैंगनी रंग के गरजने वाले ड्रैगन ने नरक दमन करने वाले दिव्य सिंहासन स्तंभ को घूर कर देखा। उसे चुयुआन के शब्दों पर संदेह नहीं था। ये वास्तव में वह शक्ति थी जो एक कलाकृति में हो सकती है। उसने अपना मुंह खोला और ड्रैगन का खून उगल दिया, जो मुड़ घुमाकर एक खूनी ताबीज में बदल गया। मेरे खून और मेरी शक्ति से ड्रैगन रक्त ताबीज सब कुछ तोड़ दो। खूनी ताबीज ने ड्रैगन की महिमा का प्रदर्शन किया, मानो उसने ड्रैगन कबीले के पूर्वजों को बुलाया हो। यह अपनी दीर्घायु और साधना के साथ एक प्रहार था। इसका लक्ष्य चुयुआन को मारना नहीं था, बल्कि नरक दमन करने वाले दिव्य सिंहासन स्तंभ की मुहर को तोड़ना और भागना था। ये बेहद निर्णायक था। चुयुआन द्वारा श्रेष्ठ दिव्य कलाकृति का उपयोग करने से पहले यह उसके साथ बराबरी पर था, और नरक दमनकारी दिव्य सिंहासन स्तंभ के सक्रिय होने से स्थिति और भी बदतर हो गई। ड्रैगन रक्त तावीज, तुम भागना चाहते हो? इस बदलाव को देखकर चुयुआन ने व्यंग्य किया। नरक को दबाओ, सभी देवताओं को सील करो। चुयुआन ने नरक दमनकारी दिव्य सिंहासन स्तंभ को फिर से सक्रिय करना शुरू कर दिया। उसने दोनों हाथों को उन्मत्तता से हिलाया, जैसे कि वह नरक पर खड़ा हो और उसके हाथ देवताओं को दबा रहे हों। ड्रैगन का खून थूकने के बावजूद एक श्रेष्ठ दिव्य कलाकृति की शक्ति वास्तव में प्रबल थी। अगर यह एक झांकने वाला देवता या मध्यम श्रेणी की कलाकृति होती तो दोनों इसे रोक नहीं सकते थे। बैंगनी स्केल वाला थंडर ड्रैगन नरक दमनकारी दिव्य सिंहासन स्तंभ द्वारा बनाए गए क्षेत्र में लगातार हमला करता रहा, अपने सिर पर तब तक वार करता रहा जब तक कि उसमें से खून नहीं निकल गया, लेकिन फिर भी वह बाहर नहीं निकल पाया।
धमाका, धमाका, धमाका। यह एक ऐसा दृश्य है जिसमें पहाड़ ढह रहे हैं। 6 प्राचीन स्तंभ उल्कापिंडों की तरह थे जो बेरहमी से बैंगनी स्केल वाले थंडर ड्रैगन के शरीर पर वार कर रहे थे। यह एक वास्तविक ड्रैगन था जिसकी रक्षा एक निम्न श्रेणी की कलाकृति के बराबर थी, लेकिन फिर भी यह एक बेहतर कलाकृति के प्रभाव का विरोध नहीं कर सका। लगातार बमबारी के कारण इसके टायर बॉडी के तराजू चकनाचूर हो गए थे। इसके मुंह, नाक और तराजू से खून बह रहा था। इसकी हड्डियां टूट रही थीं, जो पतन के संकेत दे रही थीं। भगवान ड्रैगन राजा। जानवरों की भीड़ के भीतर हर एक शक्तिशाली राक्षस बैंगनी स्केल वाले थंडर ड्रैगन की हालत को देखकर हैरान था। शुद्ध ड्रैगन रक्त वाले ड्रैगन राजा को एक इंसान द्वारा इस तरह पीटा जा रहा था। बैंगनी स्केल वाले थंडर ड्रैगन, क्या तुम समर्पण करोगे? चू युआन की गूंजती और गंभीर आवाज सभी दिशाओं में गूंज उठी, जो बैंगनी स्केल वाले थंडर ड्रैगन को दबाने वाले एक दुर्जय आध्यात्मिक दबाव में प्रकट हुई। मैं समर्पण नहीं करूंगा। पर्पल स्केल थंडर ड्रैगन अपने दांत पीसते हुए हिल रहा था। ये ड्रैगन कबीले का सदस्य था जिसका रुतबा बहुत ऊंचा था। यह स्वेच्छा से किसी इंसान के सामने कैसे झुक सकता था, भले ही वह इंसान उससे ज्यादा ताकतवर क्यों न हो। मैं तुम्हें हराकर झुका दूंगा। चू युआन ने फिर से अपनी चाल चली। सभी ने देखा कि जानवरों का राजा ड्रैगन अपनी गरिमा खो रहा है। एक विशालकाय सर्प की तरह इसे मानव जाति के सम्राट द्वारा बार बार पीटा गया। हर बार जब यह ऊपर उठता तो इसे वापस नीचे गिरा दिया जाता। किसी का दिल जीतने के लिए पहले उसे शारीरिक रूप से जीतना चाहिए। ये ड्रैगन कबीले पर भी लागू होता है। क्या तुम अब झुकते हो? चू युआन ने फिर से पूछा। नहीं, मैं नहीं झुकूंगा। जब तक दिवंगत सम्राट दाओ मुझे झुकने पर मजबूर नहीं कर सके, तुम कैसे कर सकते हो? पर्पल स्केल थंडर ड्रैगन ने वापस दहाड़ लगाए। ठीक है, चूंकि तुम समर्पण करने से इनकार करते हो, इसलिए मैं फिर से नहीं पूछूंगा। बैंगनी स्केल थंडर ड्रैगन, आज मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। जो मेरा अनुसरण करते हैं वे समृद्ध होते हैं, जो मेरा विरोध करते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। घायल, रक्तरंजित और अडिग बैंगनी स्केल थंडर ड्रैगन को देखकर चू युआन भी धैर्य खो बैठा। उसकी कमर पर लगी मानव सम्राट तलवार को उसके म्यान से निकाला गया, जिसे उसने अपने दोनों हाथों में मजबूती से पकड़ रखा था। मेरा शासन लंबा और सर्वोच्च हो। धमाका। जैसे ही चू युआन ने अपनी मानव सम्राट तलवार उठाई, एक अजय शाही महिमा उसके चारों ओर फैल गई। उसके पीछे एक विशाल छाया दिखाई दी जो एक प्राचीन वस्त्र पहने हुए थी, जिसका चेहरा बिल्कुल चू युआन जैसा था, मानो समय प्राचीन युग में वापस आ गया हो। प्राचीन युग में मानव सम्राट मानवता का प्रवर्तक था, जिसने मानव जाति को एक चिरस्थायी सभ्यता बनाने के लिए प्रेरित किया। मानव सम्राट तलवार मानव जाति के असंख्य विश्वासों और भाग्य को अवशोषित करते हुए मानव पथ के शासक का प्रतीक थी। मानव सम्राट तलवार की महिमा ने बैंगनी स्केल थंडर ड्रैगन की आभा को पूरी तरह से दबा दिया। बैंगनी स्केल थंडर ड्रैगन हिंसक रूप से कांप उठा। ऐसा लग रहा था कि वह प्राचीन युग देख रहा था, जब सोने के ड्रैगन, चांदी के ड्रैगन और यहाँ तक कि ड्रैगन के सम्राट, 5 पंजे वाले सोने के ड्रैगन, सभी मानव सम्राट की महिमा के आगे झुक गए थे और उनके वाहन बन गए थे। मैं समर्पण करता हूँ, मैं समर्पण करता हूँ। मैं, बैंगनी स्केल थंडर ड्रैगन, सर्वोच्च मानव सम्राट के सामने समर्पण करने को तैयार हूँ। जैसे ही मानव सम्राट तलवार ने 100 मीटर लंबी रोशनी बिखेरी, बैंगनी स्केल थंडर ड्रैगन की आत्मा पूरी तरह से ढह गई और अब वह इसे सहन नहीं कर सकती थी। इसके विशाल शरीर ने समर्पण की मुद्रा अपना ली और आगे प्रतिरोध करने का आत्मविश्वास पूरी तरह से खत्म हो गया। ऐसा लगा जैसे वह दाव के खिलाफ नहीं, बल्कि मानव पथ के सर्वोच्च शासक के खिलाफ लड़ रहा था। पर्पल स्केल थंडर ड्रैगन, आपने आखिरी समय में सही चुनाव किया है, वरना ड्रैगन का सिर लुढ़क जाता। चू युआन पर्पल स्केल थंडर ड्रैगन के सिर पर उतरा। ड्रैगन ने प्रतिरोध नहीं किया, जिससे पता चला कि उसने चू युआन को पूरी तरह से समर्पित कर दिया था। उसने उसे अपने सिर पर कदम रखने की अनुमति भी दी। डिंग, मेजबान के पास पर्पल स्केल थंडर ड्रैगन को जीतने के लिए विकल्प हैं। आपने 100 डेस्टिनी पॉइंट और मिस्टिक स्पिरिट विंग्स एक्स प्राप्त किए हैं। स्विश, चू युआन की पीठ पर अचानक 30 फीट तक फैले हुए विशालकाय पंखों की एक जोड़ी उगाए। वे डिजाइन में सुव्यवस्थित थे, एक शुद्ध पवित्र प्रकाश उत्सर्जित कर रहे थे, उनके माध्यम से सोने की रेखाएं बह रही थीं और मिस्टिक स्पिरिट के रहस्यमय प्रकाश में आच्छादित थे। मिस्टिक स्पिरिट विंग्स, मध्यम श्रेणी की दिव्य कलाकृति, मास्टर मैकेनिक द्वारा पूरी तरह से तैयार किया गया। यह आकाश में उड़ने और शून्य के माध्यम से यात्रा करने की अनुमति देता है। मिस्टिक स्पिरिट विंग्स से लैस होने पर कोई भी व्यक्ति बिना किसी मैना का उपभोग किए आकाश में उड़ सकता है। मैना का उपभोग करके गति बढ़ाई जा सकती है और पंख भी हथियार ग्रेड आर्टिफैक्ट के तेज किनारों से सुसज्जित हैं, जो सब कुछ अलग करने में सक्षम हैं। आर्टिफैक्ट कौशल, आर्टिफैक्ट में संग्रहीत ऊर्जा को तुरंत हजारों मील दूर टेलीपोर्ट करने के लिए छोड़ दें, 3 सेकंड के लिए अमूर्त हो जाएं, सामान्य हमलों के लिए अभेद्य। हर 24 घंटे में एक बार ऊर्जा को रिचार्ज किया जाता है।
मिस्टिक स्पिरिट विंग्स की जांच करने के बाद चुयुआन ने तुरंत पंखों के कनेक्शन बिंदु पर एक सोने का क्रिस्टल देखा और पंखों के किनारों से ब्लेड जैसे किनारे खींचे गए थे। वह मिस्टिक स्पिरिट विंग्स से बहुत संतुष्ट था, विशेष रूप से 3 सेकंड के लिए अमूर्त बनने की इसकी क्षमता, जो 3 सेकंड के लिए एक तरह की अजेयता है।